अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज से कुछ वक्त पहले हमने करंट अफेयर्स की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी, अनाउंस की थी। ये यूट्यूब पे अनाउंसमेंट का वीडियो है, ये फेसबुक पे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। लेकिन ये है कि वर्कशॉप स्टार्ट हो गई और काफ़ी स्टूडेंट्स उसको उस वक्त ज्वाइन नहीं कर पाए थे लाइव क्लासेस के दौरान, और आपके मैसेजेस हमें आते रहे। और आज का लेक्चर उसी वर्कशॉप के एक लेक्चर की लाइव रिकॉर्डिंग है जी, ये आपको मालूम हो। अब इस वर्कशॉप में ये एरियाज हमने कवर करवाए हैं। जिस वक्त आप ये वीडियो या ये लेक्चर सुन रहे हैं, हो सकता है ये वर्कशॉप हो चुकी है या ऑन गोइंग है। ये डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। अब इस वर्कशॉप में ये जो टॉपिक है, फोर्थ जो टॉपिक है, वो आप आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स अभी भी इस वर्कशॉप का हिस्सा बनना चाहते हैं लाइव, तो आपने क्लासेस शायद मिस कर दी होंगी। सो आप चाहें तो ये जो है फीस स्ट्रक्चर रमज़ान के लिए था हमारा, ये इस व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्टली रब्ता कर लें। और ये डिटेल्स हैं, अकाउंट डिटेल्स हैं, जहाँ पे आप डायरेक्टली फीस डिपॉजिट करवा के उस व्हाट्सएप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दें और कहें कि आपको जो वर्कशॉप के लेक्चर्स हैं उनकी रिकॉर्डेड एक्सेस चाहिए। तो लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास एक्सेस होगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप उन सारे स्टूडेंट्स के साथ अपनी क्यूरीज भी डिस्कस कर पाएंगे, वो जो इस वर्कशॉप का हिस्सा रहे हैं। अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम रशिया यूक्रेन वॉर के टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये आउटलाइन आपके सामने है, इस पूरी डिस्कशन का फ्लो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये जो टेंशन्स हैं हमेशा से रही हैं रशिया और यूक्रेन के बीच, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। 2022 का मेजर इवेंट रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। उसके बाद what are the main factors that led to Russian invasion of Ukraine, चंद फैक्टर्स हैं। फिफ्थ, assumptions with regard to Putin's objective, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस इन्वेजन करने के, क्या अज्यूम किया जा रहा है, और रशिया के ब्रॉडर इंटरेस्ट क्या हैं यूरोप में। नेक्स्ट, वेस्ट रशिया की डिमांड्स को क्यों एक्सेप्ट नहीं करता। एट्थ, इंटरनेशनल एक्टर्स के क्या रोल रहा है यहाँ पे। नाइन्थ, इस इन्वेजन के इमीडिएट इम्पैक्ट्स क्या रहे हैं, ऑन गोइंग और फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। इंडिया भला रशिया को क्यों सपोर्ट कर रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट में। पाकिस्तान की पोजीशन क्या है यूक्रेन क्राइसिस पे, इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। पाकिस्तान पे एक मेजर इम्पैक्ट हो भी चुका है, वो देखेंगे। 13, पॉसिबल सिनेरियोज क्या हैं यूक्रेन के लिए आफ्टर दिस इन्वेजन, एंड गेम कह लें या कंक्लूजन कह लें, और उस पर ही हम पूरी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। तो ये हमारी डिस्कशन का फ्लो होगा आज के लेक्चर में। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये मैप आप अपने पास ड्रॉ कर लें, ये आपके पास रफ आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। यहाँ पे जी ये रशियन फेडरेशन है, और ये जो कलरफुल कंट्रीज आपको नज़र आ रहे हैं ये ईस्ट यूरोप के कंट्री हैं। इसके ऊपर ये कंट्री ये नॉर्थ यूरोप है, लेकिन ये कंट्रीज जो है ना ये इम्पॉर्टेंट हैं, और रशिया इन कंट्रीज में चाहता है कि इसका इन्फ्लुएंस बरकरार रहे। यहाँ पे जो कंट्रीज हैं इनसे रशिया थ्रेटन्ड फील करता है, और बीच में ये कंट्रीज जो है अगर अंडर रशियन इन्फ्लुएंस रहेंगे तो रशिया खुद को सिक्योर समझता है। ये आगे हम डिस्कशन में देखेंगे ऐसा क्यों है। यहाँ पे जी ये यूक्रेन है, जिसका ये इशू हम अब आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। बाकी कंट्रीज पोलैंड, बेलारस, रोमानिया एंड अदर्स, डिस्कशन में इनके नाम इस्तेमाल होते रहेंगे, सो आपको लोकेट करने आना चाहिए। आज से 25 साल पहले यूएसए के एम्बेसडर थे मॉस्को में। उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में ये कहा, अच्छा एम्बेसडर का नाम जॉर्ज एफ कैनन, ये जी यूएसए के एम्बेसडर भी रह चुके हैं मॉस्को के, और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट भी हैं। इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में
ये लिखा उनकी स्टेटमेंट में, यहाँ पे रीड कर देता हूँ, आप अपने पास लिख लें और कोट भी करें एग्जाम में जब भी इंट्रोड्यूस आप करने लगी इस टॉपिक को कहीं पे। उन्होंने ये कहा कि एक्सपेंडिंग नेटो वुड बी द मोस्ट फेटफुल एरर ऑफ अमेरिकन पॉलिसी इन द इंटायर पोस्ट कोल्ड वॉर एरा डॉट सच अ डिसीजन may be expected to inflame the nationalistic, anti-Western and militaristic tendencies in Russian opinion. So उन्होंने ये कहा कि अगर आप नेटो को एक्सपेंड करेंगे तो ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एरर होगा। कोल्ड वॉर एंड होने के बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो इस तरह का एक्शन एंटी वेस्टर्न टेंडेंसीज रशिया के ओपिनियन में पैदा कर देगा, पब्लिक ओपिनियन में, रशियन लीडरशिप के ओपिनियन में। तो ये इन्होंने आज से 25 साल पहले अमेरिका के अपने फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट ने ये बता दिया था। ये उनके एम्बेसडर भी रह चुके थे मॉस्को में, जॉर्ज एफ कैनन ने। और हमने ये देखा कि ऑन 24 Feb 2022 रशिया ने ईस्टर्न यूरोप में जो यूक्रेन है उसको इन्वेड कर दिया। इस इन्वेजन को रशियन प्यूटिन कहते हैं ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। इस इन्वेजन का मकसद यूक्रेन की मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना है। रशिया और यूक्रेन के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत सालों से चले आ रहा था, लेकिन रिसेंट टाइम्स में ये वॉर में तब्दील हो गया। रशिया और यूक्रेन ये दोनों कंट्रीज यूरोप के बड़े कंट्रीज में इनका शुमार होता है, लार्ज कंट्रीज में शुमार होता है। रशिया तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यूक्रेन भी छोटा कंट्री नहीं है। ये दोनों कंट्रीज जो हैं ये ऑयल एंड गैस में रिच हैं। रशिया के पास दुनिया के हाईएस्ट प्रूवन गैस रिजर्व्स हैं और दुनिया में जो टोटल ऑयल है उसमें से 5% तो रशिया प्रोड्यूस करता है, यानी उसके रिजर्व्स 5% रशिया में है। टोटल दुनिया में अगर 95% पूरी दुनिया में है, 5% जो है रशिया में, तो ये कुल मिला के 100% रिजर्व्स बनते हैं दुनिया के। उसके अलावा जी रशिया सप्लाइज 1/3 ऑफ यूरोप्स नेचुरल गैस, यानी 1/3 यूरोप को नेचुरल गैस रशिया से ही आती है। ये तो इन दोनों कंट्रीज की इम्पोर्टेंस आपके सामने है। रशिया ने 2022 में जब यूक्रेन को इन्वेड कर दिया है, उसके बाद से ये कोल्ड वॉर एरा के टेंशंस रिवाइव हो चुके हैं दुनिया में। एक नई कन्फ्रंटेशन में दुनिया जो है पड़ चुकी है। वेस्ट अगेंस्ट रशिया का सिनेरियो है, एक तरफ वेस्ट है और दूसरी तरफ रशिया हो गया है। सवाल ये है कि व्हाट इज द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड टेंशंस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो हिस्ट्री में अगर कुछ ज़्यादा पीछे चले जाएं तो 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक ये जो मैप पे आपको ये कंट्रीज दिख रहे हैं, रशिया, बेलारस, यूक्रेन, ये सब एक ही पॉलिटिकल फेडरेशन का हिस्सा थे जिसका नाम था कीवियन रश। सो आज की डेट में यूक्रेन के कैपिटल का नाम कीव है, यहीं से आया है। जब टाइम आगे गुजरा, वर्ल्ड वॉर 1 जारी थी, इस वक्त रशिया में एक रिवॉल्यूशन आया, पॉलिटिकल सोशल रिवॉल्यूशन था। उस रिवॉल्यूशन के नतीजे में 15 सोवियत रिपब्लिक्स जो हैं यूनाइट होती हैं। वो यूनाइट होके 1922 में यूएसएसआर बनाती हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। और इसी यूएसएसआर का हिस्सा यूक्रेन भी था। लेकिन ये यूएसएसआर 1991 में कोलैप्स होता है, जिसके बाद यूक्रेन खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। और इस इंडिपेंडेंस के बाद यूक्रेन जो रशिया के पास न्यूक्लियर स्टॉक पाइल होता है वो ज़्यादातर इनहेरिट करता है। देखें जी, एक कंट्री अगर दूसरे से इंडिपेंडेंस हासिल कर लेता है तो
उसका मिलिट्री इक्विपमेंट और बाकी जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी वो इनहेरिट करता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के केस में आप देखें। उसी तरह जब यूक्रेन आज़ाद होता है तो ये थर्ड लार्जेस्ट दुनिया में न्यूक्लियर स्टॉकपाइल इनहेरिट करता है रशिया से। बट यहाँ पे ये आप नोट कर लें कि ये इनके पास न्यूक्लियर वॉर हेड्स तो होते हैं यूक्रेन के लोगों के पास, वो तो इनहेरिट कर लेते हैं, लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल रशिया के पास ही रहता है। तो ये जो है उनको न्यूक्लियर वेपन्स को चला नहीं पाते, उनके पास वो ऑपरेशनल कंट्रोल नहीं था। बाय 1996 यूक्रेन अपने ये सारे वॉर हेड्स रशिया को दे देता है। किस बात के एक्सचेंज में जी? सिक्योरिटी एश्योरेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट के एक्सचेंज में, कि आप हमें सिक्योरिटी एश्योरेंस दें और फाइनेंशियल सपोर्ट दें, हम अपने न्यूक्लियर जो वॉर हेड्स हैं वो आपको ट्रांसफ़र करते हैं। एक एग्रीमेंट के तहत ये 1996 में हुआ। तो जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, यूक्रेन ने खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया और आगे जाके अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल जो है, जो वॉर हेड्स हैं वो भी रशिया को दे दिए। और इनकी जो जर्नी है फिर आगे जाके ऐसे होता है कि ये अपने टाइल्स जो हैं वेस्ट के साथ क्लोज करते जाते हैं। यूक्रेन बिगेन टू फोर्ज क्लोज टाइज विद द वेस्ट। और 1991 से प्रेजेंट तक यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन में 2 बार रिवॉल्यूशंस आए हैं। एक 2005 में, ये मैं स्क्रीन क्लियर करूं, सो 1991 से प्रेजेंट तक यूक्रेन में 2 बार रिवॉल्यूशंस आए हैं। एक 2005 में जिसे हम कहते हैं द ऑरेंज रिवॉल्यूशन, और दूसरा 2014 में इसे कहते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी। दोनों दफ़ा ये जो रिवॉल्यूशंस आए यूक्रेन में, मास प्रोटेस्ट हुए, उनका मकसद यही था कि रशिया की जो सुप्रीमेसी है, जो रशिया का इन्फ्लुएंस है यूक्रेन की पॉलिटिक्स में, उसको रिजेक्ट करना था और अपनी गवर्नमेंट को पुश करना था कि आप यूरोपियन यूनियन और नेटो से एसोसिएशन करें, उसके साथ एसोसिएशन के एग्रीमेंट्स साइन करें। जैसे 2014 में क्रीमिया का रेफरेंडम रशिया ने ज़बरदस्ती करवाया, प्रेसिडेंट विक्टर यूक्रेन के रशिया भाग जाते हैं, फिर लोगों के प्रोटेस्ट होते हैं, तो उस प्रोटेस्ट को हम कहते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी। सो यहाँ पे ये सेंटिमेंट्स हिस्टोरिकली रहे हैं, क्योंकि ये इस वक्त एक साथ थे कंट्रीज, और आज की डेट में यूक्रेन की आबादी अगर प्रोटेस्ट करके वेस्ट ब्लॉक के साथ जुड़ना चाहती है तो वो रशिया को गवारा नहीं है। तो ये है जी इंटेंशंस का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो जी रशिया के और यूक्रेन के जो हिस्टोरिकल टेंशन्स हैं उनके चलते 2022 में मेजर एपिसोड ये होता है कि रशिया इन्वेड करता है यूक्रेन को। इसका सबसे पहला रीज़न ये कि रशिया का ये मानना था कि यूक्रेन में एंटी रशियन प्रेसिडेंट पावर में है, और ये यूक्रेन का प्रेसिडेंट यूक्रेन के अंदर जो प्रो रशियन वॉइसेस हैं उनको ये सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा इस इन्वेजन का रीज़न आप मेजर ये कह सकते हैं कि कोविड-19 के बाद दुनिया उसको एड्रेस करने में लगी हुई थी। अमेरिका अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर रहा था, ये सारे काम हो रहे थे, और ग्लोबल पावर जो है यूएसए वहाँ पे बिजी था। तो रशिया को एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई टू इन्वेड। अब ये इन्वेजन हुई किस तरह से, इसको ट्रेस कर लेते हैं। मार्च 2021 में रशिया ने अपनी ट्रूप्स को यूक्रेन के बॉर्डर के नज़दीक डिप्लॉय कर दिया, और साथ ही साथ रशिया ये कहता रहा, 1 लाख के करीब भी रशियन ट्रूप्स यहाँ पे आ जाती हैं। और साथ ही साथ रशिया ये कहता रहा कि हमारी कोई प्लान्स नहीं हैं, हम इन्वेड नहीं करने वाले। और ये भी कहता रहा, और साथ ही साथ एक लिस्ट भी शाया कर दी अपनी डिमांड्स की। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि हम डी एस्केलेट करें
यहाँ से चले जाएं, अपनी फोर्सेस को बॉर्डर से विड्रॉ करवा लें, तो हमारी ये डिमांड्स फुलफिल होनी चाहिए। उसके साथ ही ये खबर आई कि यूक्रेन में रशिया की तरफ से साइबर अटैक्स हो रहे हैं, उनके सिस्टम्स हैक किए गए। सो इस पूरे सूरत हाल को देखते हुए वेस्ट में यूरोपियन यूनियन, यूएसए, नेटो, ये सब रशिया को वार्न करते रहे कि आपने कोई ऐसा एडवेंचर नहीं करना, इन्वेड नहीं करना, वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और इस सब के बाद यूएसए ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट रिलीज कर दी, जिनमें ये प्रेडिक्ट किया गया अमेरिका की तरफ से कि रशिया के इन्वेजन के प्लान्स हैं। तो दुनिया के सामने इंटेलिजेंस रिपोर्ट उन्होंने रखी और ये बता दिया कि रशिया तो इन्वेड करने वाला है। और इस वक्त तक रशिया अपनी जो डिमांड्स की लिस्ट है वो भी वेस्ट के सामने रख चुका था कि अच्छा ये हमारी डिमांड्स हैं, ये फुलफिल करो तो हम यहाँ से डी एस्केलेट करेंगे। सो इस पूरे सूरत हाल को देखते हुए वेस्ट की तरफ से मिलिट्री एड यूक्रेन को मिलना शुरू हो गई और डायरेक्ट टॉक्स भी हमने देखा कि हुई रशिया की और यूक्रेन के ऑफिशियल्स की, लेकिन कोई आउटकम नहीं हुआ। टर्की ने यहाँ पे होस्ट की एक समिट कि भाई आप आएँ और अपने मामलात हल कर पाएँ, क्योंकि टर्की के दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, यूक्रेन के साथ भी और रशिया के साथ भी, लेकिन उसका भी कोई आउटकम नहीं हुआ। यूएसए के प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट, इनकी भी जी आपस में टॉक्स होती हैं, डायरेक्ट टॉक्स होती हैं, कोई आउटकम नहीं होता। यूएसए और वेस्ट अपने सोल्जर्स और स्टाफ को विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं यूक्रेन से, क्योंकि पॉसिबिलिटी उन्हें नज़र आ जाती है कि अब तो रशिया इन्वेड करने वाला है। और ऐसा ही होता है। 24 फैब को रशिया ईस्टर्न यूक्रेन को इन्वेड कर देता है। तो ये टाइमलाइन यहाँ पे भी लिखी हुई है और जिस तरह से मैंने आपको पूरी बात बताई, तो उस तरह से आप नरेट कर सकते हैं एक पैराग्राफ में ये सब कुछ हुआ कैसे। तो इस तरह से इन इन स्टेप्स में रशिया ने यूक्रेन को 24 फैब को 2022 में इन्वेड कर दिया। तो जी आखिर रशिया ने इन्वेड कर दिया यूक्रेन को, ईस्टर्न यूक्रेन को। तो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट आर द मैन फैक्टर्स दैट लेड टू रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। यहाँ पे याद रहे जी, इन फैक्टर्स को, जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, इनको लिस्ट करने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि हम किसी भी तरह की इन्वेजन को, रशियन इन्वेजन को जस्टिफाई कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, हम इस इशू को अंडरस्टैंड करने के लिए फैक्टर्स को लिस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है यहाँ पे वो ये है कि जो रशिया की जो डिमांड्स थी, रशियन डिमांड्स फॉर डी एस्केलेशन वर नॉट मेट। रशिया ने ये डिमांड्स जो है दिसंबर 2021 में दुनिया के सामने रखी, वेस्ट के सामने रखी। 8 पॉइंट ड्राफ्ट था, 8 पॉइंट्स थी इस ड्राफ्ट में। तो उसमें से 4 जो सिग्निफिकेंट डिमांड्स थी वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या थी। जिन डिमांड्स पे वेस्ट पूरा नहीं उतरा, उन्होंने उन डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया, तो ये भी एक फैक्टर बना रशिया के यूक्रेन को इन्वेड करने का। तो इसमें इन डिमांड्स में ये रीज़न नंबर 1 है जी, डिमांड्स फुलफिल ना होना। तो इन डिमांड्स में जो सबसे, पेन का कलर चेंज कर लेता, सबसे पहली जो डिमांड थी वो ये थी कि एक परमानेंट बैन लगा देना चाहिए, एक लीगल गारंटी चाहिए रशिया को नेटो की तरफ से कि आप यूक्रेन को फ्यूचर में कोई मेंबरशिप प्रोवाइड नहीं करेंगे। अ परमानेंट बैन, अ सॉर्ट ऑफ लीगल गारंटी दैट यूक्रेन विल नॉट एंटर नेटो, ये डिमांड किया गया था। और Putin has said that Ukraine joining NATO would mark the crossing of a red line। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करता है तो ये रेड लाइन क्रॉस करने के बराबर होगा हमारे लिए। तो हमें आप गारंटी प्रोवाइड करें कि आप
यूक्रेन की एंट्री को बैन करेंगे, कोई भी फ्यूचर में इसको जो है मेंबरशिप नहीं दी जाएगी। पहली डिमांड जो मेजर डिमांड थी इन 8 पॉइंट्स में वो ये थी। नंबर 2, ये कहा गया कि NATO should remove any troops NATO should remove any troops or weapons deployed to countries that entered the alliance after 1997। उन कंट्रीज में जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं जहाँ पे नेटोज अपनी ट्रूप्स और वेपन्स डिप्लॉय कर चुका है, जो 1997 के बाद उसमें शामिल हुए हैं, वहाँ से ये सारा कुछ ख़त्म किया जाए। NATO should remove any troops or weapons deployed to countries that entered the alliance after 1997, that includes much of Eastern Europe, इंक्लूडिंग इसमें जी आ जाता है पोलैंड, बाकी जो फॉर्मर सोवियत कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लिथुनिया, लेटविया, एंड जो बाल्कन स्टेट्स इसके स्टेट्स हैं, बाल्कन कंट्रीज, जिसमें क्रोएटिया, अल्बानिया, मैकेडोनिया। तो इनसे जो है आप अपने ट्रूप्स और वेपन्स जो आपने डिप्लॉय किए हुए हैं वो रिमूव कर लें। ये दूसरी डिमांड थी मेजर। ये मैप पे आप इन कंट्रीज को यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है जी। तीसरी यहाँ पे डिमांड ये थी कि NATO should not hold drills with border states of Russia without previous agreements from Russia। कोई जो है आप ड्रिल परफॉर्म ना करें फ्यूचर में, जो हमारी बॉर्डर स्टेट्स हैं, ये जो ईस्टर्न यूरोप की स्टेट्स हैं, नॉर्थ यूरोप की स्टेट्स हैं, तो उनके साथ कोई भी आप ड्रिल्स परफॉर्म ना करें। अगर करनी भी है तो कोई प्रीवियस एग्रीमेंट हो रशिया के साथ, उसके बाद हो। फोर्थ डिमांड यहाँ पे ये थी कि जो INF ट्रीटी है, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस की जो ट्रीटी है, जो 2008 में अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यूनिलैटरली जिससे विड्रॉ कर लिया था, उसको रीइंफोर्स किया जाए। तो इन सारी डिमांड्स को जो प्यूटन ने सामने रखी, वेस्ट ने रिजेक्ट कर दिया, और ये डिमांड्स का रिजेक्ट होना एक मेजर सबब या फैक्टर समझ सकते हैं कि बनता है, जिसकी वजह से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया। यहाँ पे फैक्टर नंबर 2 जो है, रेड पेन से लिखते हैं, दैट इज पॉलिटिकल एंड इडियोलॉजिकल डायमेंशन है। ये जो करंट रशियन प्रेसिडेंट हैं प्यूटिन, वो ये क्लेम करते हैं कि रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ये सब एक हैं। रशियंस, यूक्रेनियंस एंड पीपल ऑफ बेलारूस आर वन पीपल। ये एक ही सिविलाइजेशन का हिस्सा है, दैट इज रशियन सिविलाइजेशन। तो पॉलिटिकली उनका स्टांस ये है कि ये जो यूक्रेन के लोग हैं, बेलारूस के हैं और रशियंस हैं, हम सब जो है एक ही रशियन सिविलाइजेशन का हिस्सा हैं, वन पीपल हैं। सो यहाँ पे प्यूटिन ये कहते हैं कि अगर ऐसे में यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाता है, उसको ज्वाइन करता है, तो ये रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी, क्योंकि हम तो एक ही सिविलाइजेशन के लोग हैं और आप एक ऐसे इदारे का हिस्सा बनते हो जो एंटी रशिया है। जैसे 2014 में प्रो रशियन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टर की गवर्नमेंट टॉपल हुई, तो रशिया ने उस वक्त उस पावर वैक्यूम को इस्तेमाल करते हुए क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। उसके बाद से रशिया जो है सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता रहा है, जो रशिया को सपोर्ट करते हैं ग्रुप। और ये जी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स इन 2 प्रोविंसेस में, ये यहाँ पे मैप पे आप देखें, एक डोनेट्स्क, DONETSK, डोनेट्स्क, और दूसरा है लुहांस्क।
ये दो साउथ ईस्टर्न प्रोविंस थे यूक्रेन के, ये रशिया इन्वेजन के बाद तो ये इनको इंडिपेंडेंट करार दिया गया है। तो 2014 के बाद से इन प्रोविंसेस में जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे, इनको पीपल्स रिपब्लिक भी कहा जाता है, उनको रशिया सपोर्ट करता रहा अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे। यहाँ के लोगों को वो अपना मानता है और सपोर्ट वो समझता है कि उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। हमारी एक आइडियोलॉजी है और यहाँ पे वेस्ट को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, ये हिस्सा जो है नेटो के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। सो दूसरा आप ये फैक्टर कर सकते हैं कि पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल डायमेंशन है दैट लेड टू रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तीसरा यहाँ पे जी फैक्टर, दैट इज ब्लेमिंग यूक्रेन फॉर जेनोसाइड। यूक्रेन को रशिया ब्लेम करता रहा है कि आप जेनोसाइड कर रहे हैं। कहाँ पे जी? डॉन बस रीजन में। ये जो दोनों साउथ ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं, इनको मिला के जी डोनबस रीजन कहा जाता है। कौन से प्रोविंसेस? डोनेस्क एंड लुहांस्क, ये दोनों डोनबस रीजन कहे जाते हैं। और रशिया यूक्रेन को ये ब्लेम करता है कि यहाँ पे जो प्रो रशियन आबादी है, जो एथनिक रशियन ग्रुप्स हैं, उनका जेनोसाइड हो रहा है और उनको जो है एथनिक रशियंस को हमने सेव करना है। तो आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द इमीडिएट ट्रिगर्स फॉर द हॉस्टिलिटीज हैज़ बीन रशियाज इंटरवेंशन ऑन बिहाफ ऑफ ये जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं यूक्रेन में, इस डोनास्क रीजन में, उनकी सपोर्ट में रशिया ने इंटरवेन करना चाहा और ये एक रीज़न बना इस इन्वेजन का। और इनको प्यूटिन क्लेम करता है कि these groups in these region have been subject to genocide by यूक्रेन गवर्नमेंट। और रशिया समझता है कि हमें इन रशियन स्पीकिंग लोगों को प्रोटेक्ट करना है यूक्रेन में, और ये हमारी मोरल ऑब्लिगेशन है। ये तकरीबन 1 या 1/6 जो है एथनिक रशियंस हैं इस रीजन में, डॉनबस रीजन में, जिनको रशिया ने कहा कि ये जो 1/6 एथनिक पॉपुलेशन है यूक्रेन में रशियन स्पीकिंग ये लोगों की, इनको हमने प्रोटेक्ट करना है, इनके खिलाफ जो है जो सप्रेशन है वो रोकनी है, इनका जेनोसाइड हो रहा है, ये रशिया इल्ज़ाम लगाता रहा। और मॉरल ड्यूटी समझ के रशिया ने कहा कि इनके बिहाफ पे हम इन्वेट करेंगे। तो ये एक रीज़न है, रीज़न नंबर 3 कर लें इसको। नेक्स्ट जी, रीज़न नंबर 4, दैट इज कांस्टेंट थ्रेट परसेप्शन। 24 फैब को प्रेसिडेंट प्यूटन ने डिक्लेयर किया कि रशिया कुड नॉट फील सेफ, develop and exist because of what he claimed was a constant threat from modern Ukraine। उन्होंने कहा कि ये इन्वेजन से पहले उन्होंने कहा कि रशिया जो है खुद को सेफ फील नहीं करता, डेवलप नहीं कर पा रहा, सही से हम जो है ग्रो नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक कांस्टेंट थ्रेट है हमें मॉडर्न यूक्रेन से। और उसके बाद से ही जब उन्होंने इन्वेड किया है, उसको उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया। प्यूटन कॉल्ड इट स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, or that operation according to Putin was aimed to protect the people that are subjected to abuse, genocide from the Ukraine regime। और उनका ये भी मकसद था कि हमें यूक्रेन को जाके सिक्योर बनाना है, इस ये जो थ्रेट परसेप्शन है, थ्रेट है, उसको काउंटर करना है। और वो थ्रेट किससे है? यूएस यूक्रेन में हमें डीमिलिटराइजेशन करनी है। एक तो काम ये करना है कि डीमिलिटराइजेशन करनी है, उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि वो भी हमारे लिए थ्रेट है।
और दूसरा डी नाजीफाई करना है यूक्रेन को। ठीक है जी, तो ये प्यूटिन के अल्फाज थे कि हमने to protect the people that are subjected to abuse, genocide from the Ukraine regime and to demilitarize and denazify Ukraine। ये दो रीजंस हैं और ये दो थ्रेट्स हैं हमारे लिए कांस्टेंट, इनको हमने ख़त्म करना है। यहाँ पे जी डी नाजीफाई, ये हिस्टोरिकल जो है एक टर्म है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये मैं इसको क्लियर कर दूँ। सो कांस्टेंट थ्रेट परसेप्शन में उनको जो है एक तो डीमिलिटराइज करना है और डी नाजीफाई करना है। डी नाजीफाई का लफ्ज़ जो है यहाँ पे अहम इसलिए है, डी नाजीफिकेशन वर्ल्ड वॉर टू जब एंड हो गई थी तो उसके बाद एक प्रोसेस चला था जर्मनी में जिसे हम डी नाजीफिकेशन कहते हैं। वेस्ट जर्मनी में जो अलाइज फोर्सेस थी, ये जो कंट्रीज थे जिन्होंने ये जंग जीती थी वेस्ट में, तो उनकी तरफ से ये कोशिश थी कि जो भी ऐसे लोग हैं जो नाजी आइडियोलॉजी में अब तक यकीन रखते हैं या जंग के दौरान हिटलर की नाजी पार्टी के साथ साथ देते रहे हैं या ऑफिशियल पोजीशंस पे थे, उनको जो है उन पोजीशंस से रिमूव करना है, उनको जो है सजाएं देनी है, कन्विक्ट करना है। और नंबर ऑफ नाजीज वर कन्विक्टेड और नाजी आइडियोलॉजी को ये रिप्लेस करने का पूरा प्रोसेस था, डी नाजीफिकेशन। तो सवाल ये है कि ये जो 1940s एंड 1950s वाला टर्म था, ये 2022 में प्यूटिन इस्तेमाल क्यों कर रहा है? तो जो सोवियत यूनियन है, उस वक्त सोवियत यूनियन ने अलाइज को, जो वेस्ट के कंट्रीज थे, उनकी हेल्प की थी नाजीज को डिफीट करने में। और प्यूटिन ये बिलीव करता है कि नाजीज़म, ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट, जो एक ये पूरी आइडियोलॉजी है नाजीज़म, इज समथिंग दैट जर्मन्स इनहेरिटेड फ्रॉम वेस्ट, और जिसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी तादाद में सोवियत सिटीजन्स की मास किलिंग हुई। यानी ये एंटी रशियन आइडियोलॉजी है और इसमें जो है इसका असर आपको नज़र आता है कि हिटलर ने कितने ज़्यादा तादाद में सोवियत सिटीजन्स को मारा था। तो ये नाजी आइडियोलॉजी से हुआ और जर्मनी में जो है ये आइडियोलॉजी पाई गई थी। और ये आइडियोलॉजी वो समझते हैं कि आज की डेट में यूक्रेन में भी मौजूद है। देयर वर यूक्रेनियंस एट दैट टाइम जिन्होंने नाजी जर्मन का जो है साथ दिया था, जो नाजी जर्मनी था उनका साथ दिया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। तो प्यूटन ये बताते हैं कि उस तरह की आइडियोलॉजी रखने वाले, एंटी रशियन आइडियोलॉजी रखने वाले लोग अभी भी हैं और उनको हमने जो है यहाँ से रिमूव करना है, डी नाजिफिकेशन करनी है दोबारा से। एंड प्यूटन हैज़ फ्रीक्वेंटली अक्यूज यूक्रेन ऑफ बीइंग ओवरटेकन बाय एक्सट्रीमिस्ट। वो समझते हैं कि देखें जैसे प्रो रशियन यहाँ वहाँ पे अगर लोग हैं तो उनको ये सप्रेस इसलिए करते हैं कि वहाँ पे वो नाजी आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती है। एक हिस्टोरिक टर्म को वैसे ये इस्तेमाल करके अपने थ्रेट परसेप्शन को, कांस्टेंट थ्रेट परसेप्शन को डिफाइन करके दुनिया को वैसे बता रहे हैं। ठीक है जी, तो जैसे वो कहते हैं कि एवर सिंस यूक्रेन में जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट विक्टर थे, उनको जब से ऑस्ट किया गया उसके बाद से जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो एंटी रशियन आइडियोलॉजी रखने वाले लोग हैं, प्यूटिन के मुताबिक नाजीज हैं, उन्होंने ओवरटेक कर लिया है यूक्रेन को। और हमने जो है इस थ्रेट को जो है ख़त्म करना है, डी नाजीफाई करना है। ठीक है जी, तो इसीलिए रशिया ब्लेम करता रहता है यूक्रेन को कि आप रशियन स्पीकर्स को ऑपरेस करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस वक्त रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है उस वक्त यूक्रेन के प्रेसिडेंट एक जू हैं। वो जूस जिनके खिलाफ नाजीज हुआ करते थे, जिनको बड़ी तादाद में उन्होंने मारा था, और वो जू जो क्लेम करता है कि उसके एंसेस्टर्स ने होलोकास्ट सरवाइव किया था और कुछ लोगों ने होलोकास्ट के विक्टिम भी बने थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक जो है यहाँ पे रशिया की तरफ से रीज़न बताया जाता है। ठीक है जी, तो ये कांस्टेंट थ्रेट परसेप्शन में डी नाजीफाई करना उनका एम है और डी मिलिटराइज करना। फिफ्थ रीज़न की तरफ बढ़ते हैं जी।
fifth reason या fifth factor that led to Russian invasion of Ukraine, that is economic dimension. Russia has always wanted Ukraine to join the Eurasian Economic Community. ठीक है, जिसका वैसे एब्रीवेशन है EAEC, द यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये एक प्रो रशियन इकोनॉमिक यूनियन है। ईयर 2000 में ये लॉन्च हुई थी द यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और इसमें जो एक्स सोवियत रिपब्लिक्स हैं उनको यूनाइट किया गया, जैसे वो इकोनॉमिक कॉपरेशन हो हुआ है। ये आप कह सकते हैं कि इट इज़ सिमिलर टू यूरोपियन यूनियन। critics consider it as a step to sort of reincarnate the USSR। इस यूनियन के ज़रिए पुतिन जो है यूएसएसआर को दोबारा ज़िंदा करना चाह रहा है। जो एक्स सोवियत रिपब्लिक्स हैं उनको इकोनॉमिक यूनियन में लेके आ रहे हैं वो। और यूक्रेन ने पास्ट में यूक्रेन रिफ्यूज्ड टू ज्वाइन दिस यूनियन, जिसको हम आज के टाइम में ये जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है। तो एक इकोनॉमिक डायमेंशन ये भी है कि यूक्रेन इसका हिस्सा बनने से इनकार करता रहा है और वो यूरोपियन यूनियन की तरफ जाना चाहता है। यहाँ पे आप पाउल क्रूगमन स्पेल नोट कर लें, पाउल क्रूगमन। ये एक नोबेल विनिंग इकोनॉमिस्ट हैं। वो ये कहते हैं कि a population of about 250 million is needed to create a self-sufficient market। एक सेल्फ सफिशिएंट मार्केट क्रिएट करने के लिए एक रीजन में तकरीबन 250 मिलियन की पॉपुलेशन होना ज़रूरी है। तो ऐसे में अगर आपने इस यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है 2000 में लॉन्च हुई है और आज की डेट में इसका नाम है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, इसको कामयाब करना है तो इतनी आबादी जो है आपको वाले कंट्रीज जोड़ लेने हैं इसमें। तो ऐसे में यूक्रेन जिसकी आबादी 44 मिलियन है, ये अगर इसके साथ जुड़ जाता है तो ये जो यूनियन है सेल्फ सफिशिएंट मार्केट होने के सफ़र पे आगे बढ़ जाएगा। तो ये एक कह लें कि इकोनॉमिक डायमेंशन ये है कि रशिया चाहता है कि वो प्रो रशियन जो इकोनॉमिक यूनियन है उसका यूक्रेन हिस्सा बने, जो कि यूक्रेन इनकार करता रहा है। पाउल क्रूगमैन की आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं, या इसका नाम याद ना आए आप खुद से भी आर्गुमेंट लिख सकते हैं कि एक सेल्फ सफिशिएंट मार्केट क्रिएट करने के लिए 250 मिलियन पॉपुलेशन की ज़रूरत है, और यूक्रेन विथ 44 मिलियन पॉपुलेशन उसका बड़ा फ़ायदा होगा इस इकोनॉमिक यूनियन को। ये फिफ्थ रीज़न है। नेक्स्ट जी, सिक्स्थ रीज़न की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ रीज़न हिस्टोरिकल डायमेंशन कह लें, दैट इज़ extension of NATO. So you can say the roots of the crisis lie in the mistakes of February 1990 at the time of talks on reunification of Germany. So ये जब reunification of Germany की बात हो रही थी, उस वक्त जो बातचीत हुई, ये आज की क्राइसिस की रूट्स वहाँ पे मौजूद हैं, कुछ एनालिस्ट ये मानते हैं। उस वक्त के रशियन लीडर मिखाइल गोर्बाचोव, he wanted to end Cold War, but American President George Bush जो है, he misread that will। ये जो ख्वाहिश थी रशियन लीडर की मिखाइल की कि हम कोल्ड वॉर एंड करना चाहते हैं 1990 में जब डिस्कशन हो रही थी, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने उनकी इस ख्वाहिश को मिसरीड किया, समझा कि शायद रशिया कमज़ोर फील कर रहा है। एंड एट दैट टाइम सोवियत यूनियन रिपीटेडली रिसीव्ड अश्योरेंस अगेंस्ट नेटो एक्सपेंशन इनटू ईस्टर्न यूरोप कि हम
ठीक है, कोल्ड वॉर एंड कर देंगे तो उसके बाद ये जो नेटो है वो ईस्टर्न यूरोप में एक्सपेंड नहीं करेगा। ये प्रोमिस किस बेस पे आए कि भाई अगर जर्मनी की यूनिफिकेशन हो जाती है, दे प्रोमिस्ड इफ यूनाइटेड जर्मनी रिमेन्ड इन नेटो, जर्मनी यूनाइट हो जाए, ईस्ट वेस्ट जर्मनी की यूनिफिकेशन हो जाए, वो नेटो का हिस्सा बन जाए, तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम फर्दर उसको एक्सपैंड करेंगे। देयर विल बी no extension of NATO's jurisdiction for forces of NATO 1 inch to the east। ये इन्होंने कहा कि 1 इंच भी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन बुश के सक्सेसर बिल क्लिंटन जो है, उन्होंने नेटो को एक्सपेंशन की तरफ वो लेके गए। NATO's decision to declare that the former Soviet republics of Georgia, Ukraine would eventually be admitted into the Western Alliance, उसमें ये जाहिर हुआ कि रशिया के साथ जो प्रॉमिस किया गया था उसको तोड़ा गया। ये बिल क्लिंटन के टाइम में ये नेटो की तरफ से डिक्लेयर किया गया कि अच्छा जॉर्जिया जो है, जो यूक्रेन है, वो आगे जाके चाहे तो वो इस वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं। West deceived Russia, who apparently had been assured that NATO would not expand eastwards। और ये जो प्रेजेंट क्राइसिस है, द प्रेजेंट क्राइसिस हैज इट्स रूट्स इन दैट डिसीट, उस धोखे में उसकी रूट्स छुपी हुई हैं, ऐसा स्कॉलर्स मानते हैं। वाइल जो प्रो वेस्ट थिंकर्स हैं, जो वेस्ट को सपोर्ट करने वाले थिंकर्स हैं, वो ये कहते हैं कि रशिया फेस्ड नो इमीडिएट थ्रेट टू जस्टिफाई इट्स एक्शन। जो उन्होंने इन्वेड कर दिया, जो एक फैटल ब्लो है टू द एस्पिरेशंस फॉर वर्ल्ड पीस। रशिया ने इन्वेड कर दिया, आपने एक वर्ल्ड पीस की एस्पिरेशंस को जो है आपने एक ऐसे सिचुएशन पे आप पहुंचाया है कि पूरी दुनिया में जो है हालात बिगड़ सकते हैं आपके इस इन्वेजन से। जो वर्ल्ड पीस जो है हमने अचीव किया है प्रिंसिपल्स, डिप्लोमेसी, इसके रास्ते पे चल के, तो आप असूलों पे चलते, डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करते, कोई अगर स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो इनके बिना अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप दुनिया के इस पूरे पीस को थ्रेट की तरफ लेके जाते हैं। जो कि जो प्रो वेस्ट थिंकर्स है वो कहते हैं कि रशिया को कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं था, कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी इन्वेड कर दिया। वर्ल्ड वॉर टू के बाद से, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, रशिया डिड नॉट वांट नेटोज फुट होल्ड इन ईस्टर्न यूरोप। वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद से रशिया ने हमेशा ये अपना आर्गुमेंट सामने रखा कि हमें ईस्टर्न यूरोप में नेटो का कोई भी जो है एक्सटेंशन नहीं चाहिए। और ये क्यों? रशिया को हमेशा से जो वेस्टर्न यूरोप है ना, ये वेस्टर्न यूरोप है, ये ईस्टर्न यूरोप है, ये जो वेस्टर्न यूरोप का हिस्सा है, रशिया को हमेशा से आप अगर हिस्ट्री पढ़ें तो यहीं से इन्वेजन्स हुए हैं रशिया में। हिस्टोरिकली नेपोलियन फ्रांस से आया, वो भी वेस्ट यूरोप से आया। ठीक है जी, जर्मनी ने इन्वेड किया वर्ल्ड वॉर वन में, हिटलर ने इन्वेड किया वर्ल्ड वॉर टू में। तो ये सारे इन्वेजन्स जो हैं रशिया में वेस्ट यूरोप से हुए हैं, और ये गुजरते आए हैं फोर्सेस ईस्टर्न यूरोप से, और वो रशिया पहुंचे हैं। तो हमेशा से रशिया को फियर रहा है ऑफ इन्वेजन्स फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप। तो उनकी ये ख्वाहिश है कि ये जो ईस्टर्न यूरोप वाला हिस्सा है, ये अगर हमारे इन्फ्लुएंस में रहेगा तो हम सिक्योर रहेंगे। सो नेटो अगर यहाँ तक एक्सटेंड हो जाता है तो ये हमारे लिए थ्रेट है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल डायमेंशन है वो ये है कि नेटो को एक्सटेंड ना करने का जो वादा किया गया था जर्मनी की रीयूनिफिकेशन के दौरान, कि 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा नेटो, बिल क्लिंटन ने उस वादे को तोड़ा और रशिया को जो है एक कांस्टेंट थ्रेट परसेप्शन की तरफ वो लेके गए। ठीक है जी, तो ये 6th रीजन के तौर पे आप पॉइंट लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि प्यूटिन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, हिडन ऑब्जेक्टिव्स
कुछ जो स्टेटेड डिमांड्स थी, कुछ उनके कांस्टेंट जो थ्रेट परसेप्शन है, उसके अलावा अब इन्होंने इन्वेड तो कर लिया है, अब इन्होंने अचीव क्या करना है। तो नंबर ऑफ अजम्पशंस हैं। पहला ये कि प्यूटिन शायद ये चाहता है कि एक प्रो रशियन रिजाइम या गवर्नमेंट यूक्रेन में स्टैब्लिश की जाए, ये भी उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। दूसरा, शायद प्यूटिन ये चाहता है कि पूरे के पूरे यूक्रेन को रशिया के कब्जे में ले लिया जाए, या प्यूटिन ये चाहता है कि वो यूएसएसआर को दोबारा से रिक्रिएट करे, रशियन एम्पायर का जन्म हो। ये चाहता है कि जैसे वो बारी बारी स्टेट्स को अनेक्स करता जाए यूक्रेन, और उसके बाद वो यूक्रेन पे ना रुके और आगे बढ़ता जाए। एक ये अजम्पशन है। और दूसरा ये अजम्पशन है कि फोर्थ अजम्पशन आप ये कह सकते हैं कि ये जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, जिसमें आपकी लेटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया आ जाता है, प्यूटिन इस इन्वेजन के ज़रिए इनको सबक सिखाना चाहता है और उनको ये बताना चाहता है कि यूक्रेन के बाद नेक्स्ट आपका नंबर है, क्योंकि आप मेरे साथ बॉर्डर भी शेयर करते हैं और आप नेटो का हिस्सा भी हैं। सो इन दिस वे Putin wants to convey a message to them। लेकिन ये जो assumption है ये इतना वैलिड assumption नहीं है, क्योंकि इन पे हमला करना तो वो नेटो को एक तरह से ट्रिगर कर लेगा, जो कि फिर सही नहीं लगता। लेकिन ये जर्नल assumptions जो है बनाए जा रहे हैं कि शायद प्यूटिन के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्वेजन करने के बाद। तो यहाँ पे एक डायमेंशन ये भी आप समझ लें कि व्हाट आर रशियाज ब्रॉडर इंटरेस्ट इन ईस्टर्न यूरोप। ये हमने ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स के लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, और यहाँ पे भी ये आर्ग्यूमेंट्स वैलिड हैं। सबसे पहला जो मेजर रशिया का इंटरेस्ट है, ब्रॉडर इंटरेस्ट है ईस्टर्न यूरोप में, वो ये है कि रशिया वांट्स ईस्टर्न यूरोप टू बी अंडर रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ हैं, रशिया ये चाहता है कि ये मेरे इन्फ्लुएंस में हो। रशिया को हमेशा फियर रहा है कि वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ जो इन्वेड करते हैं, जैसे मैंने आपको भी मिसाल बताया, नेपोलियन ने इन्वेड किया रशिया को पास्ट में, जर्मनी से इन्वेजन हुआ वर्ल्ड वॉर वन में, हिटलर ने इन्वेजन किया। तो ईस्टर्न यूरोप जो है, इसको रशिया अपने इन्फ्लुएंस में रख के एक बफर जोन आप कह लें कि वो बना के रखना चाहता है कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा तो यहाँ पे उनकी फोर्सेस नहीं होंगी, उनके वेपन्स नहीं होंगे, तो वो हम तक पहुँचना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा अगर कोई हमारे लिए वॉर सिचुएशन पैदा हो जाती है। क्योंकि वेस्ट जो यूरोप है, वहाँ से हमें हमेशा से थ्रेट रहा है, इन्वेजन हो चुकी हैं। तो हिस्ट्री उन्हें ये सबक सिखाती है कि आपने अगर खुद को सिक्योर रखना है तो ईस्टर्न यूरोप को अपने इन्फ्लुएंस में रखें। ठीक है जी, ये बफर जोन बना के रखेगा एक तरह से, अपने इन्फ्लुएंस में होंगे तो। दूसरा, रशिया का जो यहाँ पे इंटरेस्ट है, ये ब्रॉडर इंटरेस्ट ईस्टर्न यूरोप में, दैट इज रशिया वांट्स टू मेंटेन एनर्जी मोनोपोली एटलीस्ट ईस्टर्न यूरोप में। वो अपनी एनर्जी मोनोपोली बना के रखना चाहता है। यूरोप इंपोर्ट करता है अपनी ज़्यादातर एनर्जी रशिया से। 2014 के बाद यूक्रेन अनफ्रेंडली हो गया टुवर्ड्स रशिया। उसके बाद रशिया बाकी जो रास्ते ढूंढता रहा कि अच्छा, यूक्रेन से गुजर के मेरी एनर्जी जो है जर्मनी और बाकी यूरोप तक पहुंचती है, तो अब मैं अल्टरनेट रास्ता भी ढूंढ लूँ। अगर यहाँ पे सिचुएशन सही ना हो तो मैं अपनी उस मोनोपोली को मेंटेन करे रखूँ। तो रशिया एक्सप्लोर्ड अदर रूट्स टू एक्सपोर्ट एनर्जी, और जिसके लिए रशिया ने 11 बिलियन डॉलर की एक गैस पाइपलाइन बनाई है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 के नाम से। ये गैस पाइपलाइन जो है गुजरती है जी बाल्टिक सी से गुजरते हुए, ये जर्मनी तक जाती है और जर्मनी से यूरोप। और ये आप कह लें कि रशिया अपने उस इन्फ्लुएंस को, एनर्जी इन्फ्लुएंस को, मोनोपोली को मेंटेन रखने की कोशिश है रशिया की। बिकॉज ट्रांजिट स्टेट्स जो हैं जैसे यूक्रेन या पोलैंड, वो
इस प्रोजेक्ट को बायकॉट करती हैं, अपोज करती हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से उनकी ट्रांजिट फीस भी अफेक्ट होगी। और इस पे जो है यूरोप वैसे डिवाइडेड भी है, कुछ कंट्रीज इसको सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। फॉर रशिया ये पाइपलाइन जो है ना सिर्फ रशिया की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देगी, क्योंकि उनको ट्रांजिट फीस नहीं देनी पड़ेगी, बट वो जो रिस्क एसोसिएटेड है कि आप ट्रांजिट स्टेट से गैस भेजते हैं, वहाँ पे हालात ख़राब हो जाएं, तो वो फिर आप कंटिन्यू कैसे रख पाएंगे उस सप्लाई को, वो रिस्क भी कम हो जाता है। सो अब आज की डेट में एक सवाल आप ये भी उठा सकते हैं पेपर में कि क्या यूएसए इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर सकता है या करेगा। दैट इज येट टू बी सीन, येट टू बी एक्सप्लोर्ड इस ऑप्शन को। सो ये दो मेजर रीजंस हैं, जो दो मेजर एरियाज हैं जो रशिया के ब्रॉडर इंटरेस्ट आप कंसिडर कर सकते हैं ईस्टर्न यूरोप में। अब सवाल जी एक ये भी है कि वाई वेस्ट इज नॉट एक्सेप्टिंग रशियन डिमांड्स। तो नंबर ऑफ रीजंस इसके। नंबर वन रीजन, वेस्ट इज प्रोटेक्टिंग लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, स्पेशली यूरोप के अंदर। और लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जी, ये वो वर्ल्ड ऑर्डर है जो वर्ल्ड वॉर टू के ख़त्म होने के बाद दुनिया में वजूद आया। और इस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का बुनियाद है डेमोक्रेसी प्लस ये जो लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम है जिसे आप कैपिटलिज्म कहते हैं। इन दो चीज़ों पे जो है इस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का बुनियाद है। और इस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में जब डेमोक्रेसी की बात आ जाती है तो इसमें हर कंट्री की सॉवरेनिटी की बात आ जाती है, खुद मुख्तारी। हर कंट्री जो है अपना डिसीजन खुद ले, उसको कोई फोर्स ना कर पाए। और इस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को आप कह लें कि कौन से इदारे जो हैं एक तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर फर्दर भी हम डिस्कशन करेंगे, जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का लेक्चर है उसमें भी। यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा जैसे ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये इदारे जो हैं इस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस जो है वो पीस प्रमोट करता है। वर्ल्ड बैंक जो है वो जो ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट करता है ये इदारा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है ये इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। एज पर लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, हर स्टेट का ये एक सॉवरेन राइट होता है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी डिफाइन करे। और जहाँ पे नेटो की बात है तो नेटो की ओपन डोर पॉलिसी है कि वो अगर कोई कंट्री उसमें जो है जुड़ना चाहता है और नेटो की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो जाती हैं तो वो ज़बरदस्ती खुद से किसी की मेंबरशिप को, फ्यूचर मेंबरशिप को बैन नहीं करेंगे। ये उनका सॉवरेन राइट है किसी भी कंट्री का। सो ये जो सॉवरेन राइट है, ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज़ हैं, इनको प्रोटेक्टेड रखने के लिए रशिया की डिमांड्स वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर रशिया की ये डिमांड एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम नेटो को जो है नेटो जो है एश्योरेंस देता है आपको कि हम यूक्रेन की मेंबरशिप फ्यूचर में कोई भी नहीं होगी, हम उस पर बैन लगा देते हैं, तो ये एक तरह से उसकी ओपन डोर पॉलिसी के भी खिलाफ जाएगा। और जो किसी कंट्री की आप कहते हैं कि अंडर डेमोक्रेसी उसकी फॉरेन सॉवरेनिटी होती है, वो भी एक तरह से आप उसको डिसीजन लेने का फॉरेन पॉलिसी में आप स्पेस प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो उस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के प्रिंसिपल को ये इंश्योर रखना चाहते हैं। और साथ ही साथ रशिया ने जब ये यूक्रेन को इन्वेड कर दिया, ये भी आप कह लें कि ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का वायलेशन है। लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कहता है कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट है तो यूएन है, आपके पास इदारा है, डिप्लोमेसी है, उसको यूटिलाइज करें। तो रशिया इज वायलेटिंग लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, और जो कंट्री लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा है तो उसकी डिमांड्स को कैसे एक्सेप्ट किया जाए। तो एक ये रीज़न है कि वेस्ट इज प्रोटेक्टिंग लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर स्पेशली इन यूरोप। नंबर टू, वेस्ट नंबर टू रीज़न जो है जिस वजह से वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा रशिया की डिमांड्स को, दैट इज़ वेस्ट इज सेंडिंग अ मैसेज टू अदर ग्लोबल पावर्स जैसे चाइना है।
चाइना को एक तरह से वेस्ट मैसेज भेजना चाह रहा है कि अगर हम रशिया की डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो इस तरह का एडवेंचर अगर आप भी करेंगे फ्यूचर में, जैसे ताइवान का केस है, चाइना और ताइवान के केस में अगर चाइना फ्यूचर में इस तरह से ताइवान पे इन्वेड कर दे तो आपकी कोई लिस्ट ऑफ डिमांड्स हो तो वो भी इस तरह से इंटरटेन नहीं होंगी। एक्सेप्टिंग रशियन डिमांड्स वुड इनकरेज चाइना टू कम अप विथ इट्स लिस्ट ऑफ डिमांड्स। वो ताइवान से लेके के मुतल्लिक या साउथ चाइना सी के मुतल्लिक जो है अपनी डिमांड्स की लिस्ट सामने रखेंगे और कहेंगे कि अगर ये डिमांड्स फुलफिल नहीं होती तो हम अपनी फौज जो है वो इन बाकी कंट्रीज जिसके साथ हमारा डिस्प्यूट है उनके बॉर्डर पे ले आए हैं, अब बताएं आप डिमांड्स फुल करते हैं या हम इन्वेड करते हैं। तो एक तरह से एक मैसेज सेंड किया जा रहा है चाइना को कि हम रशिया की डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप भी इस तरह का एक्शन न कीजिएगा, आपकी भी डिमांड एक्सेप्ट नहीं होगी। रीज़न नंबर 3, वेस्ट जो है is trying to prevent another appeasement। वेस्ट पहले अपीज कर चुका है एक लीडर को, उसको खुश करने के लिए एक कोशिश कर चुका है। 1930s में वेस्ट ने हिटलर के कंट्रोल को ऑस्ट्रेलिया में और चेकोस्लोवाकिया में जब हिटलर ने इन्वेड कर लिया था तो उसके कंट्रोल को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। इसको कहते हैं कि वेस्ट ने अपीज कर लिया था हिटलर को। लेकिन उसके बाद इस अपीजमेंट ने तो हिटलर को और ज़्यादा इनकरेज कर लिया एंड हिटलर ने अपनी जो इस एनेक्सेशन है उसने ऑस्ट्रेलिया और चेकोस्लोवाकिया तक नहीं रोकी, वो आगे बढ़ता रहा और वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ दुनिया चली गई। सो वेस्ट आज के टाइम में अफोर्ड नहीं कर सकता कि प्यूटिन को यूक्रेन पे अपीज किया जाए और वो उसके ज़रिए उसको इनकरेजमेंट मिल जाए, क्योंकि ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है ना कि रशिया जो है यूक्रेन पे ही रुक जाएगा और बाकी कंट्रीज़ जो इस रीजन में हैं एस्टोनिया और दीगर कंट्रीज़ उनको इन्वेड ना करे। तो इस तरह की तो कोई गारंटी नहीं है, तो हम अपीज नहीं कर सकते। एक ये रीज़न है। फोर्थ रीज़न ये है कि जी वेस्ट कंसीडर करता है प्यूटिन की गवर्नमेंट एक अथॉरिटेरियन रिजाइम है। क्यों? कि रशिया इज वायलेटिंग डिफरेंट अकॉर्ड्स। एक पहले अकॉर्ड हो चुका था, एग्रीमेंट हो चुका था जिसे हम कहते हैं मिन्स्क अकॉर्ड। ये 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था जब रशिया ने जो है क्रीमिया में ज़बरदस्ती रिफरेंडम करवाया था। उसके बाद हालात जो है ईस्टर्न यूक्रेन में बहुत बुरे थे, वहाँ पे रिबेल ग्रुप्स को रशिया सपोर्ट कर रहा था। तो एक एग्रीमेंट होता है मिन्स्क में जहाँ पे जो है जर्मनी और फ्रांस मीडिएट करता है। इस एग्रीमेंट के तहत एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था ये जो रीजन है, इसमें ये जो दो प्रोविंसेस हैं डोनेस्क और लोहान्स को स्पेशल स्टेटस दे दिया गया था और ये जो पूरी क्राइसिस की सिचुएशन थी इसको एंड किया गया था। लेकिन उसके बावजूद, इस मिन्स्क एग्रीमेंट के बावजूद रशिया ने उसको वायलेट किया और 2022 में इन्वेड किया। यानी ऐसा रशिया जो डेमोक्रेसी के वैल्यूज़ को, एग्रीमेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करता और जो अथॉरिटेरियन रिजाइम है, तो उसको जो है हम उसकी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और वेस्ट इन अपने उसूलों के मुताबिक, जो इन प्रिंसिपल कहा जाता है कि वेस्ट स्टैंड्स टुगेदर अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म, आमरीत के खिलाफ खड़ा है वेस्ट। और जो एक रशिया का केस है उसमें वो समझते हैं कि एक आमिर की हुकूमत है और हम उसकी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो दुनिया में ये बुरा पैगाम जाएगा। फिफ्थ रीज़न ये है जी, वेस्ट considers Ukraine invasion a tactic by President Putin to divert public attention। एक टैक्टिक है
प्रेसिडेंट पुतिन की कि वो अब पब्लिक की अटेंशन जो है, पब्लिक अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं फ्रॉम डोमेस्टिक इश्यूज एंड टू बार्गेन विद द वेस्टर्न वर्ल्ड। वो एक तो पब्लिक की अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं और वेस्ट के साथ बार्गेन करना चाहते हैं, ये उसलिए उन्होंने इन्वेड किया है यूक्रेन को। तो पब्लिक की अटेंशन कहाँ से डाइवर्ट करना चाहते हैं जी? रशियंस आर अनहैप्पी, इकोनॉमिक हार्डशिप वो फेस कर रहे हैं पेंडेमिक के बाद से, कोविड-19 के बाद से। और क्रिटिक्स को ये लगता है कि इससे जो है, ये जो इकोनॉमिक हार्डशिप थी, इससे पब्लिक की अटेंशन पुतिन डाइवर्ट करना चाह रहा था। और वो कैसे उसने डाइवर्ट की है, एक न्यू वॉर उसने प्रेफर की, इन्वेंट करी, जैसे पब्लिक जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाए, जो डोमेस्टिक उनके मसले चल रहे हैं। और दूसरा, पुतिन जो है डायलॉग रिस्टार्ट करना चाहता था वेस्ट के साथ, क्योंकि 2014 के बाद से बहुत से सैंक्शंस लगे हुए थे रशिया पे। क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था रशिया ने, उसके बाद से उस तरह से डायलॉग नहीं हो रहा था वेस्ट के साथ। तो उसी डायलॉग को रिस्टोर करने की एक ब्लैकमेलिंग वेस्ट समझता है कि उसने इन्वेड करके चाहा है कि एक उसको एक तरह की बार्गेनिंग चिप मिल जाए और वो हमें ब्लैकमेल करके अपनी बातें मनवाए। ठीक है जी। फॉर इंस्टेंस रिप्लाइंग, एक सेकंड जी, पानी पी लूँ मैं। अच्छा, सो वेस्ट ये समझता है कि उसने जो है ट्रूप्स वहाँ पे भेजी, हमें ब्लैकमेल करने की ये कोशिश कर रहा है अपनी बात मनवाने के लिए। जैसे देखें, जैसे बॉर्डर पे जब ट्रूप्स पहुंची थी यूक्रेन के, तो उस वक्त जो है वन ऑन वन मीटिंग हुई पुतिन और यूएस प्रेसिडेंट के बीच। तो यहाँ से वो समझते हैं कि देखें, इस तरह की जो मीटिंग्स जो पहले नहीं हो रही थी, वन ऑन वन मीटिंग्स, तो ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग का तरीका है जिसको हम अप्रिशिएट नहीं करते। ठीक है जी। तो ये 4-5 आप रीजंस जो हैं लिख सकते हैं किसी भी एंगल में अगर सवाल पूछा जाए। तो ये रीजंस हैं जिनकी वजह से वेस्ट जो है रशिया की डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अच्छा, इस रशियन इन्वेजन के बाद अगर देखें रोल या रिएक्शन क्या रहा है इंटरनेशनल एक्टर्स का। सबसे पहले यूएसए, यूरोपियन यूनियन, ये जो है यूक्रेन को सपोर्ट करते रहे हैं। और रशिया के साथ जब सिचुएशन एस्केलेट हो रही थी यूक्रेन और रशिया की, तो ये बातचीत करते रहे हैं और इन्होंने इन्वेजन के बाद तो रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो ये इनका रोल रहा है। नेटो एज एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रेट इशू करता रहा है रशिया को कि अगर आपने इन्वेड किया तो हाई प्राइस पे करनी पड़ेगी। ये नेटो की तरफ से वार्निंग आई है। टर्की जो है उसका रोल ये रहा है कि उसने स्टार्टिंग में जो है रशिया को थोड़ा सा आप कह लें कि एंगर कर दिया। फर्स्ट इट एंगर्ड रशिया बाय सप्लाइंग कॉम्बैट ड्रोन्स टू यूक्रेन। यूक्रेन को जो है इन्होंने कॉम्बैट ड्रोन्स सप्लाई किए, तो उससे पहले वो रशिया को एंगर्ड करता है। उसके बाद उसने एक बैलेंसिंग एक्ट जो है परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया कि हम आपकी बातचीत करवाएंगे, हम सबमिट करवा रहे हैं। तो ये इन मेजर प्लेयर्स का रोल रहा है। और दुनिया में जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो एक तरह से डिवाइडेड हो चुके हैं। कुछ जो है रशिया को कंडेम कर रहे हैं, कुछ वेस्ट के साथ हैं, और कुछ जो है वो अब्सटेन कर रहे हैं, न्यूट्रल रहना चाहते हैं। यहाँ पे जी ये देखते हैं कि रशियन इन्वेजन के इमीडिएट इम्पैक्ट्स क्या हुए हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट, रिकग्निशन ऑफ यूक्रेन्स रिबेल रीजन्स एज रिपब्लिक्स। ये जो डोनेस्क एंड लुहांस्क का रीजन है, इन दोनों को रशिया ने एज रिपब्लिक्स रिकग्नाइज कर लिया। सो ये इमीडिएट इम्पैक्ट है। और रशिया के जो प्रो रशियन एक्सपर्ट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये रशिया की जो टैक्टिक है, ये रशिया के एडवांटेज में इस तरह से है कि यूक्रेन अब फ्यूचर में नेटो की मेंबरशिप आसानी से नहीं ले पाएगा, क्योंकि नेटो की ये पॉलिसी है कि वही स्टेट्स वेलकम हैं जिनका कोई ऑनगोइंग बॉर्डर डिस्प्यूट ना हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये रशिया का जो अमल है, ये चाइना के लिए एक
आप कह लें कि डेंजरस एग्जाम्पल सेट कर सकता है, क्योंकि चाइना का भी इशू है ताइवान के साथ, और ताइवान को जो है अगर चाइना रशिया का साथ देता है इस पूरे मुहिम में ओपनली, तो हो सकता है कि फ्यूचर में यूएसए जो है चाइना को रिकग्नाइज कर ले एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। उसको पनिश करने के लिए रशिया का साथ देने के लिए चाइना को वो पनिश कर सकता है अमेरिका, ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे रिकग्नाइज करके, जिस तरह से रशिया ने रिकग्नाइज कर लिया लुहान्स्क और डोनेस्क को रिपब्लिक्स के तौर पे। एक तो इमीडिएट इम्पैक्ट ये हुआ है कि रशिया ने इनको रिकग्नाइज कर लिया। नेक्स्ट जी, जो सेकंड इमीडिएट इम्पैक्ट है, दैट इज सैंक्शंस। वेस्ट ने सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर। सैंक्शंस यानी आप कह लें कि पेनल्टीज लगा दी रशिया के ऊपर ओवर यूक्रेन। Western powers have imposed sanctions on Russia since it had annexed Crimea in 2014, but जब रशिया ने यूक्रेन को 2022 में इन्वाइड किया तो सैंक्शंस और ज़्यादा सिवियर हो गए इन नंबर ऑफ एरियाज, जिसमें सैंक्शंस के नंबर ऑफ एरियाज में सबसे पहले जी बैंकिंग के एरियाज के सैंक्शंस। some Russian banks are excluded from SWIFT क्लियरिंग सिस्टम। ये जी स्विफ्ट क्लियरिंग सिस्टम ये मनी ट्रांजैक्शंस का इंटरनेशनल सिस्टम होता है। कुछ रशियन बैंक्स को सैंक्शंस लगा के इस सिस्टम से हटा दिया गया है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे। और रशियन अकाउंट्स जो वेस्टर्न बैंक्स में थे वो ज़्यादातर अकाउंट्स जो है फ्रीज कर दिए गए हैं, और रशिया के तकरीबन 600 बिलियन के जो रिजर्व्स हैं वो रशिया मुश्किल से एक्सेस कर पाएगा। हाउएवर रशिया के वो बैंक्स जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स की ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हैं वो उस एक्सक्लूजन में जो है शामिल नहीं है। इस स्विफ्ट क्लियरिंग सिस्टम से एक्सक्लूड वो बैंक्स नहीं किए गए जिन बैंक्स के ज़रिए जो एनर्जी एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन होती है। तो एक तरह से आप कह लें कि हिपोक्रेट मूव है वेस्ट की तरफ से। वो खुद जिस चीज़ पे डिपेंडेंट है उसको कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, बाकी बैंक्स को उन्होंने एक्सक्लूड कर लिया है स्विफ्ट क्लियरिंग सिस्टम से। इन सैंक्शंस में दूसरा ये है कि इन कंट्रीज़ ने सिविलियन जो रशियन प्लेन्स हैं उनके लिए एयर स्पेस क्लोज कर दी। नेक्स्ट, जो रशियन ओलिगार्क्स हैं या रशियन बिलियनियर्स हैं उनको भी इन्होंने इन सैंक्शंस का हिस्सा बनाया है। जो टॉप रशियन इन्वेस्टर्स हैं यूरोप के अंदर उन पे इन सैंक्शंस का असर हुआ है। यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने उनके एसेट्स को सीज करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे जो रशिया के ओलिगार्क्स, ये जो बिलियनियर्स हैं, वो अपने गवर्नमेंट को, प्यूटिन को प्रेशर करें कि आप वेस्ट के साथ डिस्कशन की तरफ आ जाएं, टेबल टॉक्स की तरफ आ जाएं और उस मामले को हल करें। एक टैक्टिक है ये उसको प्रेशर करवाने की। ठीक है जी, बैंकिंग सिस्टम, एयर स्पेस, ओलिगार्क्स के एसेट्स को सीज करना और इस सैंक्शंस में। और ये है कि यूएसए ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को बैन किया है। वैसे यूएसए की ज़्यादा डिपेंडेंस भी नहीं है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वाइल बाइडेन ने खुद ये एडमिट किया कि यूरोपियन अलाइज may not be in position to support us। ओवरऑल रशियन जो ऑयल और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ यूएसए की 8% इम्पोर्ट्स होती हैं। यानी आप कह लें कि 92% यूएसए की इंपोर्ट्स कहीं और से होती है, 8% वो रशिया से करता था, वो उसमें जो है उसको बैन कर दिया कि हम ये अब रशिया से इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो ज़्यादा कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो है इमीडिएट इम्पैक्ट जो है नंबर 2 ये है कि सैंक्शंस लगा दिए गए रशिया में, रशिया के ऊपर, और ये सैंक्शंस की नेचर थी। नेक्स्ट जी, नंबर 3 यहाँ पे जो इमीडिएट इम्पैक्ट है वो ये नज़र आया कि वेस्टर्न मीडिया की जी हिपोक्रेसी नज़र आई, रेसिस्ट अंडरटोन्स नज़र आए मीडिया की जब रिपोर्टिंग हो रही थी क्राइसिस किस तरह से रशिया की इन्वेजन के बाद जो दुनिया में यूक्रेन में हुए हैं उसको किस तरह से मीडिया रिपोर्ट कर रही थी। जैसे सीबीएस के रिपोर्टर ने चार्ली डी अगाटा उनका नाम है, उन्होंने
इस पूरी सिचुएशन को कंपेयर किया कि the situation in civilized Ukraine to what he implied were uncivilized countries such as those in Middle East. उनकी स्टेटमेंट वैसे सीधी सीधी ये थी, this isn't a place with all due respect like Iraq or Afghanistan that has been conflict raging for decades. This is relatively civilized, relatively European. तो वैसे इसको अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि उन्होंने ये कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट तो अफगानिस्तान, इराक और बाकी कंट्रीज बिलोंग की तरफ बिलोंग करते हैं, यूक्रेन तो सिविलाइज्ड है, वो अनसिविलाइज्ड है। तो एक हिपोक्रेसी मीडिया में नज़र आई। ये आप कह लें कि इमीडिएट इम्पैक्ट था इस रशियन इन्वेजन के बाद। अल जजीरा के एक एंकर पीटर डबल ने ये कहा कि these are prosperous middle class people, these are not obviously refugees trying to get away from Middle East or North Africa. So इस तरह के रिपोर्टर्स को एक तरह से ये पता होना ज़रूरी है कि जो भी इंसान जंग से भागते हैं वो मिडिल ईस्ट से हों या किसी भी रीजन से, दे डिजर्व डिग्निटी एंड सपोर्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, एथनिसिटी, रिलीजियस एफिलिएशन और एनीथिंग एल्स। बहरहाल ये रशिया के इन्वेजन ने एक बार फिर से वेस्टर्न मीडिया की हिपोक्रेसी भी दुनिया के सामने रखी। ये इमीडिएट इम्पैक्ट एक नज़र आया, एक लेसर इम्पैक्ट आप इसको कम कर सकते हैं, लेकिन एक एरिया है। अच्छा, दूसरा जो है यहाँ पे आप फोर्थ जो इमीडिएट इम्पैक्ट है, दैट इज आर्म रेस टू बैलेंस पावर। आर्म रेस आप तभी करते हैं जब आपने पावर बैलेंस करना होता है। मसलन इसका मिसाल ऐसा है कि अगर आप दो इंडिविजुअल्स हैं, दोनों की दुश्मनी है, एक ने हथियार हासिल कर लिए हैं और दूसरे के पास नहीं है, तो दूसरा भी चाहेगा कि वो भी एक्वायर करें, तो इसे हम आर्म रेस कहते हैं। तो कंट्रीज भी इस तरह से करते हैं। और जब एक पूरे रीजन में सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा हो जाए, एक कंट्री के ऊपर इन्वेजन हो जाए, तो बाकी भी खुद को इनसिक्योर फील करते हैं। वो समझते हैं कि हमारी सिक्योरिटी अगर हमने इंश्योर करनी है तो हम खुद को जो है और ज़्यादा जो आर्म्ड कर लें। तो रशिया जो है उसने जब यूक्रेन को इन्वेड किया है और ये क्राइसिस की सूरत हाल पैदा हुई है, इसे हम कहते हैं कि एक तरह से ये सिक्योरिटी डिलेमा पैदा हो चुका है पूरे रीजन में। सिक्योरिटी प्रॉब्लम कह लें, डिलेमा कह लें, या सेफ्टी जो है कैसे इंश्योर की जाए, ये बाकी कंट्रीज के लिए क्वेश्चन उभर चुका है। एंड इसकी वजह से एक आर्म रेस जो फ्यूचर में भी हमें होते हुए नज़र आएगी। लेकिन इमीडिएट इम्पैक्ट ये था कि जैसे जर्मनी है, उसने अपनी जो है डिफेंस बजट को इंक्रीज कर दिया। अब डिफेंस बजट को इंक्रीज करने का मतलब है आर्म्ड रेस, और ये इमीडिएट इम्पैक्ट था इस इन्वेजन के बाद का। नंबर 5 पे जी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। रशिया डिमांड्स की जो कोल्ड वार एरा की जो ट्रीटी है, INF ट्रीटी, उसको रीअडॉप्ट किया जाए, जिसमें जो है लैंड बेस्ड मिसाइल जिसकी तकरीबन 500 से 550 किलोमीटर रेंज होती है, उसको उसमें बैन किया गया था। रशिया ने साथ ही साथ एक तो ये कहा कि ये जो ट्रीटी है इसको रिवाइव की जाए, और दूसरी तरफ रशिया की तरफ से ये भी खबर आई कि वी हैव केप्ट अवर न्यूक्लियर पावर्स ऑन हाई अलर्ट, हमने अपने न्यूक्स को हाई अलर्ट पे रखा है। तो एक तरह से इमीडिएट इसका इम्पैक्ट आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की तरफ भी दुनिया को धकेले जाने का इम्कानात नज़र आए कि एक कंट्री जो न्यूक्लियर पावर्ड है वो हाई अलर्ट पर है, तो बाकी कंट्री भी कहेंगे कि इस तरह का पावर जो एक कंट्री के पास है वो दूसरों को थ्रेटन फील करवा रहा है, तो हमारे पास भी होना चाहिए, इसको बैलेंस कर हम तभी कर सकते हैं। तो ये आप इसको कह सकते हैं कि रशिया की तरफ से ये कहना कि हमारे न्यूक्स हाई अलर्ट पे हैं, ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की तरफ दुनिया को पुश कर सकती है ये चीज़, और ये इमीडिएट इसके इम्पैक्ट में थी ये चीज़। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो एरिया है उसकी तरफ जाते हैं। अच्छा जी, इस कॉन्फ्लिक्ट के ऑन गोइंग एंड फ्यूचर इम्प्लीकेशंस में सबसे पहला ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हुए हैं रशिया के इन्वेजन से, रेफ्यूजी क्राइसिस, प्रीशियस ह्यूमन लाइफ का लॉस होना, ये सब इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ है। नंबर 2 जो है इम्प्लीकेशन, फ्यूचर इम्प्लीकेशन, दैट इज़ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। देखिए जी, वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब होता है पावर की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है वर्ल्ड पावर्स के बीच में। यहाँ पे आप रशिया के फॉर्मर लीडर, सोवियत लीडर की
व्लादिमीर लेनिन की जो है एक स्टेटमेंट कोट कर सकते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि देयर आर डिकेड्स वेयर नथिंग हैपेंस एंड देयर आर वीक्स वेयर डिकेड्स हैपन। तो ये कोटेशन जो है आज के दौर की अक्कासी करती है कि कुछ डिकेड्स होते हैं जब कुछ भी नहीं होता, लेकिन कुछ वीक्स ऐसे होते हैं जिसमें डिकेड्स हो जाते हैं, एंड आज के टाइम में हम उन्हीं वीक्स को विटनेस कर रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है रशिया के इस इन्वेजन के बाद, एनालिस्ट का ये मानना है कि ये चेंज होगा। जैसे हिस्ट्री में पहले बड़े टर्निंग पॉइंट्स हमने एक्सपीरियंस किए हैं, 9/11, 1989 में बर्लिन वॉल का फॉल होना, ये भी रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन का, ये भी उतना ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पोस्ट 9/11 के बाद से, वॉर ऑन टेरर के बाद, अमेरिका एक लीडिंग पोजीशन में था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, लेकिन जब से कोविड-19 आया, अमेरिका ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया, तो वो उसकी पोजीशन वीक हो गई। चाइना ज़्यादा जो है इमर्ज हुआ दुनिया में, और अब रशिया ने इन्वेड कर दिया है यूक्रेन को। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाली दुनिया के इस वर्ल्ड ऑर्डर में। एक एनालिस्ट मानते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अमेरिका की अटेंशन जो है यूरोप भी सीख कर रहा है कि यूक्रेन पे रशिया ने इन्वेड कर दिया है, तो आपकी अटेंशन यहाँ होनी चाहिए। अमेरिका ऑन द अदर हैंड इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करना चाहता है, तो चाइना को एक तरह से इसकी वजह से एक फ्री स्पेस मिल जाएगी। तो वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन विटनेस हो रही है यहाँ पे। आप जो है ये कह सकते हैं कि जो फरवरी 25 2022 का ये जो अटैक है, इसने एक तरह से करंट वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करके रख दिया है, जहाँ पे हमें नज़र ये आता है कि नेशनल सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है ओवर सॉवरेन राइट्स एंड नॉन इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल्स को इग्नोर किया जा रहा है। एक मिसाल रशिया ने सेट कर दिया है आज की दुनिया में। तो ये मिसाल जो है आगे आने वाले वक्त में इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, आपको एनालिस्ट का ये मानना है कि इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस हैं, नज़र आता रहेगा। इसने पावर डायनामिक्स को चेंज कर दिया है। तो ये आप कह लें कि इसका एक फ्यूचर इम्प्लीकेशन है। नंबर 3 पे कि ये जो नंबर 3 पे ये है कि पॉसिबिलिटी ऑफ यूक्रेन इन्वेजन स्पायरलिंग इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ग्लोबल प्रोपोर्शंस। यानी वो यूक्रेन इन्वेजन जो है, जो रशिया ने किया है, ये स्प्रेड हो जाए ग्लोबल प्रोपोर्शंस में, ये एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है मुख्तलिफ स्कॉलर्स को। देखें जी, ये एनालिस्ट क्यों मानते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि रशिया के इस इन्वेजन के बाद दुनिया जो है ब्लॉक पॉलिटिक्स में जो है डिवाइड हो चुकी है। ब्लॉक पॉलिटिक्स जो है इग्नाइट हो चुकी है, जैसे कोल्ड वॉर में हुआ करती थी। वर्ल्ड जो है एक एक ब्लॉक वो है जो रशिया को क्रिटिसाइज करता है और वो वेस्ट को सपोर्ट करता है, और एक ब्लॉक वो है जो न्यूट्रल रहना चाहता है। यानी दो ब्लॉक्स हैं, एक एक ब्लॉक वो जो रशिया को सपोर्ट करते हैं, एक ब्लॉक वो जो वेस्ट को सपोर्ट करता है, रशिया को क्रिटिसाइज करता है, और दूसरा ब्लॉक वो जो न्यूट्रल रहना चाहता है, जो कंडेम नहीं कर रहा रशिया के इस एक्ट को। यानी ये दो किस्म के ब्लॉक्स हमें नजर आते हैं। साथ ही साथ यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने जैसे नेटो को ये कहा कि आप मेरे कंट्री के ऊपर एक नो फ्लाई जोन जो है वो इम्प्लीमेंट करें, ये ऐसे था कि नेटो को अपनी वॉर में इन्वॉल्व करना। ये एक एग्जाम्पल है जो पॉइंट करता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेंड हो सकता है। आज की डेट में तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट यूएन को भी कहते हैं कि अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट में कुछ नहीं करते तो इस इदारे को ही डिसॉल्व कर दें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें ये दिखाती हैं कि अगर इसको डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की तरफ नहीं लेके जाया गया, कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इट कैन स्पिल ओवर, इट कैन स्प्रेड। ये इसका फ्यूचर इम्प्लीकेशन हो सकता है। नंबर 4 जी, नंबर 4 इमीडिएट इम्पैक्ट भी मैंने आपको बताया, ये आप फ्यूचर इम्पैक्ट में भी क्या लिख सकते हैं। आर्म रेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट हो चुका है। जैसे जर्मनी ने अपना बजट इन्हांस कर दिया, तो उस तरह से रीजन में बाकी कंट्रीज भी आर्म्स
में जो है इजाफा करने की कोशिश करेंगे। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन भी इसका जो है इमीडिएट इम्पैक्ट भी में भी आप लिख सकते हैं, फ्यूचर इम्प्लीकेशन में भी ये आप वही बात लिख सकते हैं। INF ट्रीटी को जो है रशिया ने कहा है उसको री अडॉप्ट करो, उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जो है हाई अलर्ट पे रखा, तो ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की तरफ फ्यूचर में दुनिया को लेके जा सकता है। ये इंसिडेंट के होने के बाद ये इम्प्लीकेशन आप लिख सकते हैं। 6th नंबर पे जी, USA जो है फॉर सम टाइम विल बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम चाइना। चाइना USA की टॉप सिक्योरिटी जो है कंसर्न है फॉरेन पॉलिसी में, अगर करंट टाइम में देखा जाए तो USA की फॉरेन पॉलिसी गोल्स में चाइना उसका टॉप सिक्योरिटी कंसर्न है। चाइना, not Russia, represents America's greatest national security challenge, and Asia, not Europe, was the region in which this century's fortunes would be determined. एनालिस्ट ये मानते हैं कि रशिया नहीं, चाइना अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक उनका ग्रेटेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, और उनका फोकस एशिया पे होना चाहिए, यूरोप पे नहीं, क्योंकि एशिया में ही किस्मत तय होनी है और ये सेंचुरी एशिया की है। ये हम जब इंडो पैसिफिक का लेक्चर करेंगे तो वहाँ पे इसको फर्दर आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों है। दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया, और USA का फोकस फिर हो गया है यूरोप की तरफ रशिया के इन्वेजन के बाद, तो USA कुछ वक्त तक अब डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। ये इसका इस रशियन इन्वेजन का फ्यूचर इम्प्लीकेशन है। एंड बिकॉज ऑफ यूक्रेन क्राइसिस, चाइना हैज acquired the chance to once again do what it does the best। वो फाइनेंशियली जो है ग्रो करता रहेगा, और ऐसे क्राइसिस में जो है चाइना को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो जो काम बेस्ट करता है, एनालिस्ट मानते हैं, वो करता रहेगा। जिन स्टेट्स के ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं या सैंक्शन स्टेट्स होती हैं, चाइना उनको फाइनेंशियली हेल्प आउट करता है। अब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगेंगे तो चाइना उसको हेल्प आउट करेगा मुख्तलिफ तरीक़ों से फाइनेंशियली, तो रशिया और ज़्यादा क्लोज हो जाएगा चाइना के साथ। और इससे ये है कि जो USA के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि रशिया विल रिमेन अ थ्रेट एज लॉन्ग एज प्यूटिन लीड्स इट। रशिया तब तक हमारे लिए थ्रेट है जब तक प्यूटिन पावर में है, लेकिन चाइना हमारे लिए चैलेंज है इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीडर। चाइना में कोई भी लीडर हो, चाइना हमारे लिए कांस्टेंट थ्रेट है। प्यूटिन जब तक रशिया में वो तब तक थ्रेट है, ये अमेरिका के एक्सपर्ट्स मानते हैं। लेकिन ये साबित है कि इस पूरे इन्वेजन के बाद फ्यूचर इम्प्लीकेशन ये है कि USA डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा चाइना से और एशिया से, उसकी अटेंशन की रिक्वायरमेंट जो है बढ़ जाती है यूरोप के अंदर। यहाँ पे इसका 7th इम्प्लीकेशन, फ्यूचर इम्प्लीकेशन ये है कि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो है ज़्यादातर कंट्रीज़ को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद, इस इन्वेजन के बाद जो एनर्जी सप्लाई है वो डिसरप्ट हो चुकी है, और एनर्जी एंड फूड की कास्ट जो है वो ज़्यादातर कंट्रीज़ में बढ़ जाएगी। डेवलपिंग कंट्रीज़ ज़्यादा सफ़र करेंगे, अरब कंट्रीज़ स्पेशली, जिसमें इजिप्ट, टूनेशिया, सीरिया, लेबनान, ये वो कंट्रीज़ हैं जो वीट इंपोर्ट करते हैं रशिया से और यूक्रेन से, इनमें फूड कॉस्ट बढ़ जाएगी। और इस सब के चलते ईरान को जो है एनालिस्ट ये मानते हैं कि उसको फ़ायदा हो सकता है इस यूक्रेन इन्वेजन से। जैसे ईरान की जो न्यूक्लियर डील है उसका रिवाइवल हो सकता है, और अगर रशिया को आइसोलेट कर दिया जाए तो जो दुनिया में एनर्जी गैप पैदा हो जाएगा उसको ईरान फिल कर सकता है। बट उस गैप को फिल करने के लिए ईरान को टाइम लगेगा, अपने जो लॉजिस्टिक्स हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड ईरान को करने में टाइम लगेगा। 8th नंबर पे जी, बिल्डिंग import substitutes। अच्छा जी, बिल्डिंग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट से क्या मुराद है? रशिया की पब्लिक ज़्यादातर डिपेंडेंट है
उन कमोडिटीज से जो वो यूरोप से इंपोर्ट करते हैं। और 2014 के बाद से रशिया की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी परसू की है, दैट इज इंपोर्ट रिप्लेसमेंट पॉलिसी फॉर सोशल प्रोटेक्शन। जो वो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वही लोकली बनाई जाए, जैसे वो जिसे हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कहते हैं, कि बाहर से मंगवाने के बजाय खुद ही मार्केट में यहाँ पे प्रोड्यूस हो वो चीज़। तो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स। यूएसए एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो रिस्क करेंगी कि जो बिजनेसेस हैं वो कहीं और चले जाएं। मसलन यूएसए जो है, अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाता है और उसमें जो कंट्रीज़ में जो मुख्तलिफ कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, वो कंट्रीज़ जो मसलन यूएसए में एक्सपोर्ट कर रही हैं और वो एक्सपोर्ट करना चाहती हैं रशिया को, तो वो कहीं और पे अपने जो है बिजनेसेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो एल्सवेयर चले जाएंगे, इंक्लूडिंग दे माइट गो टू चाइना, वहाँ पे सेटअप्स करें और जैसे वो रशिया के साथ बिजनेस कर सकें। ग्लोबल कंपनीज जो हैं ज़्यादातर वैसे रशिया में क्लोज हो रही हैं, और इस वॉर की जो डेली कॉस्ट है वो कह रहे हैं एक्सपर्ट्स और अखबारें कि ये बिलियन ऑफ डॉलर्स में है। वैसे ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, ये पॉलिसी रशिया में जो है, ये हो सकता है कि दुनिया में बाकी कंट्रीज़ भी इसको परसू करने की कोशिश करते रहें, कि उन्हें लगे कि जब वो अगर नेशनल अपने इंटरेस्ट परसू करने की कोशिश करें और उनके ऊपर अगर सैंक्शंस लग जाते हैं और उनकी कमोडिटी की इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो, पब्लिक डिपेंडेंट हो, तो ऐसे में वो कैसे सस्टेन कर पाएंगे। तो हो सकता है कि रशिया की ये पॉलिसी बाकी कंट्रीज़ को भी किसी हद तक मोटिवेट करे फ्यूचर में। नंबर 9 की तरफ यहाँ पे जाते हैं जी। नंबर 9, चाइनीज सपोर्ट विल इंक्रीज फर्दर। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो चाइना की सपोर्ट है रशिया के लिए वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। रशिया और चाइना जो है अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं, डॉलर में नहीं। और चाइना जो है हो सकता है फ्यूचर में वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रशिया से बाय करे जो यूरोप करता है। सो जो फाइनेंशियल एम्बार्गो है, जो रिस्ट्रिक्शन है, वो रशिया की इकोनॉमी को क्रिपल ना कर पाए। ये इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन ये एक जम से होने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए हम इसको फ्यूचर इम्प्लीकेशन में काउंट करते हैं। इन 2015 चाइना ने जो है एक नया सिस्टम इस्टेब्लिश किया। चाइना एस्टेब्लिश्ड अ न्यू क्लियरिंग सिस्टम, जिसको चिप्स का नाम देते हैं, CIPS, सिप्स। चिप्स तो नहीं है, ये सिप्स है। ये जो वर्ल्ड लेवल पे जो वेस्टर्न सिस्टम है, SWIFT, स्विफ्ट, जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स का सिस्टम है, उसका एक अल्टरनेटिव है। इसको यूज़ करते हुए चाइना जो है ट्रेड कर सकता है अपनी करेंसी में, और रशियंस जो रशिया की जो बैंक्स जो स्विफ्ट सिस्टम से एक्सक्लूड कर दी गई हैं, वो सिप्स सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। यानी एक अल्टरनेटिव है जो चाइना प्रोवाइड कर रहा है, और ऐसे में चाइना की सपोर्ट रशिया के लिए और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और ये इन एक्शंस से हमें नज़र आता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के माइंड में ये भी सवाल होगा कि इंडिया इस इन्वेजन के बाद, यूक्रेन के इन्वेजन के बाद, रशिया को पॉलिटिकली सपोर्ट क्यों कर रहा है। तो हिस्ट्री में इसका जवाब है, हिस्टोरिकली USSR और रशिया, USSR उसके बाद जो रशियन फेडरेशन है, ये हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता रहा है कश्मीर के इशू के ऊपर। जब भी इंटरनेशनल इंटरवेंशन की बात आई कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने की, तो UN के रेजोल्यूशंस को वीटो करता रहा है रशिया। 2019 में जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया, कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया, तो वहाँ पे भी रशिया ने कहा कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है। अगर हिस्ट्री में आप पीछे चले जाएं तो 1961 में गोवा को कंट्रोल करते थे पुर्तगाल। उसके अगेंस्ट उस कंट्रोल को ख़त्म करने के लिए इंडिया ने मिलिट्री का यूज़ किया पुर्तगीज़ की कॉलोनियल सॉवरेनिटी को एंड करने के लिए। और UN में USSR ने उस वक्त इंडिया को सपोर्ट किया इसमें। इवन आप अगर 1971 की बात करें तो USSR के साथ इंडिया ने ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की।
और जब से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ उसके बाद रशिया इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को स्पेशल रिलेशन में तब्दील करने की कोशिश करता रहा है। रशिया ने अपने ताल्लुकात को मेंटेन किया है एज स्पेशल रिलेशनशिप विद इंडिया। ईयर 2000 में दोनों कंट्रीज ने साइन की एक डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और 10 साल के बाद ईयर 2010 में इन्होंने इस पार्टनरशिप को, इस डिक्लेरेशन को सेलिब्रेट किया। अगेन दे साइंड स्पेशल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इस तरह से इनके ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। रशिया की इस सपोर्ट को इंडिया भी रेसिप्रोकेट करता रहा है इंटरनेशनल फोरम्स पे। पहले यूएसएसआर को, अब रशिया को सपोर्ट करता रहा है इंटरनेशनल एरिना में। फॉर एग्जांपल इंडिया यूएन में जब रशिया के खिलाफ वोटिंग होती रही तो इंडिया ने ऑब्स्टेन किया। जब रशिया यूएसएसआर ने इन्वेड कर दिया था अफगानिस्तान को, उस वक्त भी इंडिया ने यूएन में वोटिंग करने से ऑब्स्टेन कर लिया था। अब जब रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन किया है तो इस रीसेंट इन्वेजन के खिलाफ वोटिंग को भी इंडिया ने ऑब्स्टेन किया है। तो ये एक हिस्टोरिकली इनका क्लोज रिलेशन है, स्पेशल रिलेशनशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये वजह है कि इंडिया पॉलिटिकली रशिया को सपोर्ट कर रहा है। तो ये अब आपको मालूम होना चाहिए, जो लोग सरप्राइज्ड थे कि इंडिया क्यों सपोर्ट कर रहा है बढ़ चढ़ के, इनडायरेक्टली ही सही उनकी पब्लिक क्यों सपोर्ट कर रही है। तो तारीख बड़ी पड़ी है कि इनका ताल्लुक गहरा है हमेशा से। सब पाकिस्तान के एंगल को देखते हैं जी। पाकिस्तान एंड यूक्रेन क्राइसिस, इस पूरे इन्वेजन का, इस क्राइसिस का पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ता है। सबसे पहला जी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। यूक्रेन एंड रशिया की वॉर पाकिस्तान के करंट अकाउंट को हर्ट करती है, बिकॉज ये क्राइसिस जो है is likely to cause another increase in the price of energy, food, और जो commodities हैं जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं, इन सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ जाएगी तो पाकिस्तान की जो इंपोर्ट का बिल है वो बढ़ जाएगा। पाकिस्तान का अगर मौजूदा वक्त में करंट अकाउंट डेफिसिट देखें तो वो है 5.1 बिलियन डॉलर्स। ये हमारी जीडीपी का 4.7% है। ये 2021 की रिपोर्ट्स के मुताबिक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मुताबिक। ठीक है जी। लास्ट ईयर 2021 में पाकिस्तान ने 39% जो है अपना पूरा जो वीट है वो यूक्रेन से इंपोर्ट किया। और ये जो इन्वेजन हुआ है रशिया का, उसके बाद इस वीट के इंपोर्ट में डिसरप्शन हमें देखने को मिलेगा, और जिसका आगे असर ये नज़र आता है कि वीट की प्राइस जो है पाकिस्तान में बढ़ सकती है। In addition to wheat price, Pakistan also buys 37% of its foreign corn starch। ये भी हम यूक्रेन से ख़रीद करते हैं। एज फार एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न्ड, यूक्रेन को हम 28% जो है हमारा यहाँ पे जो है धागा जो है पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर होता है, उर्दू में आप उसको धागा कह लें, वो हम 28% वो यूक्रेन को देते हैं। तो हमारा इन एरियाज़ में जो है ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, माइनर एरियाज़ हैं लेकिन फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा, उसके अलावा जी नंबर 2, फ्यू एलएनजी इंपोर्ट ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान। जो एलएनजी हमारी इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए ज़रूरी है। जब रशिया पे सैंक्शंस लग जाएंगे तो जो यूरोपियन कंज्यूमर्स हैं वो जो है दे वुड बी रेडी टू पे हाई प्राइजेस टू परचेज वाट एवर एलएनजी इज़ अवेलेबल, जहाँ से भी मिलेगी उन्हें। सो हमारे लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करने की ऑप्शंस हैं और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ऑप्शंस हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे, क्योंकि यूरोप अवेलेबल होगा ज़्यादा प्राइस देने के लिए। and LNG supplies are available in this current state। वो फिर जो है सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है लॉन्ग टर्म्स में। जो सप्लाईज हैं जैसे कतर से हैं या बाकी कंट्रीज से,
उनको यूरोप सिक्योर करने की कोशिश करेगा, जिसका असर फिर पाकिस्तान के एलजी इंपोर्ट्स पे भी हो सकता है। नंबर 3, पाकिस्तान की पोजीशन अगर की बात करें यहाँ पे जी, ये तो इम्पैक्ट हमने दो देख लिए। पाकिस्तान की पोजीशन ऑन कॉन्फ्लिक्ट, इमरान खान ने जो है पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, ही वाज द फर्स्ट लीडर जो इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से मिलते हैं। और इस सिनेरियो में जो है 23 फैब 2022 को जो है ये सब होता है। तो जी इस क्राइसिस के चलते पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब 23 फैब 2022 को प्यूटिन से मिलते हैं, उनके कंट्री जाते हैं। ये पाकिस्तान का विजिट दुनिया में वेस्टर्न कैपिटल्स को, वेस्टर्न पावर्स को सरप्राइज करता है। हमारी तरफ से ये बताया जाता है कि इस विजिट का पर्पस ये था कि जो पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन बनाई जा रही है, नॉर्थ साउथ 1100 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन, उस पर बात करनी थी। और उसके बाद पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल में जो रशिया के खिलाफ वोटिंग होनी थी उससे भी ऑब्स्टेन किया। रशिया की बात करें तो जी रशिया इज़ अ की प्लेयर इन दिस रीजन, और पाकिस्तान के लिए भी उसकी इम्पोर्टेंस है। पॉलिटिकल रीजंस ही नहीं है उसकी इम्पोर्टेंस के लिए, बट एनर्जी नीड्स पाकिस्तान की फुलफिल होती हैं। पाकिस्तान की जो स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है, जिसको हम नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन कहते हैं, वो कराची से कसूर तक जो बननी है, वो एक जॉइंट वेंचर है पाकिस्तान और रशिया के बीच, और फाइनल स्टेजेस में है और उसको साइन करना था। ये रीज़न बताया गया था कि हम इसलिए वहाँ पे गए थे। दैट सेड, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू बी ब्रैकेटेड इन द रशियन कैंप एट अ टाइम जहाँ पे ग्लोबल पॉलिटिक्स पावर प्ले में नज़र आती है। हम ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बन सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहे, न्यूट्रल रहे, किसी ग्रेट पावर राइवलरी का हिस्सा ना बने। यहाँ पे जी पाकिस्तान के लिए हम कह सकते हैं कि टेस्ट हमारी डिप्लोमेसी के लिए ये है कि पाकिस्तान किस तरह से बैलेंस करेगा अपने रिलेशनशिप को रशिया के साथ, वाइल क्रिटिसाइजिंग यूक्रेन इन्वेजन, यूक्रेन के इन्वेजन को भी क्रिटिसाइज करे, जैसे वो अमेरिका के इसराइल के लिए अमेरिका की जो सपोर्ट है उसको क्रिटिसाइज करता है कि इसराइली फ़लस्तीनियों को प्रोसिक्यूट करते हैं, अमेरिका सपोर्ट करता है और पाकिस्तान इस सपोर्ट को क्रिटिसाइज करता है। लेकिन रिलेशन भी हमने बैलेंस रखा हुआ है। इमरान खान साहब की तरफ से तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी, लेकिन इस विजिट के बाद एक अफरा तफरी महसूस हुई पाकिस्तान में, पॉलिटिकल सर्कल्स में, कि आपने अमेरिका को ऑफेंड कर दिया है। और ये फिर पाकिस्तान के लिए आगे जाके कैबल गेट के एपिसोड में तब्दील होता है कि हमें एक ख़त मौसूल होता है हमारी लीडरशिप को कि आपने ये जो यूक्रेन का विजिट है उसके बाद से पाकिस्तान ने बड़ी गलती कर दी है। ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का कहना था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी फ्यूचर में होगी, कमिटीज़ बनेंगी तो वो ज़्यादा खुल के बात आएगी। इसके चलते हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने ये स्टेटमेंट दी, डिस्पाइट लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ रशिया। ये स्टेटमेंट नोट कर लें जी, डिस्पाइट लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ रशिया, इट्स एग्रेशन अगेंस्ट अ स्मॉलर कंट्री कैन नॉट बी कंडोन्ड। ठीक है जी, तो उन्होंने ये एक तरह से क्रिटिसाइज कर दिया कि आपकी जो इन्वेजन है, एग्रेशन है एक स्मॉलर कंट्री की तरफ, हम उसको जो है जस्टिफाई नहीं कर सकते आपने, कि भले ही कोई लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स क्यों ना हो। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से ये बयान आना, पोजीशन में फॉरेन पॉलिसी में एक शिफ्ट नज़र आया। जो फॉरेन पॉलिसी सिविलियन सेटअप का काम है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से आई। और यहाँ पे क्लियर डिवीजन नज़र आई पाकिस्तान सिविलियन सेटअप में और मिलिट्री सेटअप में, वो एक पेज पे नज़र नहीं आए। और उसके बाद से जी ये सब एपिसोड हुआ, और उसके बाद से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का असर पाकिस्तान पे ये हुआ कि हमारी यहाँ पे रिजीम चेंज हुई, जिसका जो है ये ब्लेम किया जा रहा है फॉर्मर गवर्नमेंट की तरफ से कि ये सारा जो है हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप और नो कॉन्फिडेंस का जो वोट हुआ, ये सब जो है अमेरिकन इंटरवेंशन की तरफ से हुआ है, क्योंकि हम यूक्रेन
के इस क्राइसिस के चलते रशिया विजिट करने गए थे, हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को आज़ाद रखने की कोशिश की थी। सो यहाँ पे अगर ये बात सही है तो यहाँ पे इंटरनेशनली एक हिपोक्रेसी नज़र आती है ग्लोबल पावर्स की, जहाँ पे वो खुद रशिया की उन बैंक्स को सैंक्शन नहीं करते जो आप के साथ एनर्जी ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। आप खुद उनसे एनर्जी खरीदते रहे हैं, बिलियन डॉलर्स उनको प्रोवाइड करते रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान, और दूसरे कंट्रीज़ की फॉरेन पॉलिसी में उनको फ्रीली जो है आप अपने पोजीशन को एक्सप्रेस करने के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। ऑन द अदर हैंड इंडिया को सैंक्शन नहीं किया जा रहा, वो रशिया के साथ ट्रेड में इन्वॉल्व है इन्वेजन के बाद भी, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। अगर ये हकीकत है तो ये फिर बहुत ही जो है क्रिटिसाइज किया जा सकता है वेस्ट के दोहरे यहाँ पे मयारों को, हिपोक्रेसी को। ठीक है जी, तो इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो इन्वेजन है, एक तो ये पाकिस्तान की पोजीशन और उस पर जो है पाकिस्तान का के ऊपर अगर रिपोर्टेडली अगर ये असर पड़ा है तो ये फिर वेस्ट की हिपोक्रेसी को जाहिर करता है। नंबर 4 पे जी लिख लें कि ये पाकिस्तान के लिए एक लेसन भी है। पाकिस्तान इज़ सेफ टुडे बिकॉज हमारे पास न्यूक्लियर डेटरेंस मौजूद है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं जो हमारी सिक्योरिटी का जो है इंटीग्रल पार्ट है। यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वॉर हेड्स रशिया को दे दिए थे और आज उस पे जो है कभी क्रीमिया पे रेफरेंडम हो जाता है और आज फुल स्केल इन्वेजन हो गई है। तो पाकिस्तान के लिए एक लेसन ये है कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी जो है उसको और ज़्यादा इन्हांस करे और उसको हमेशा सिक्योर हैंड्स में रखे। सो ये लेसन है पाकिस्तान के लिए कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर डिटर्रेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूक्रेन के एपिसोड से हम ये सीख सकते हैं। यूक्रेन के इस पूरे क्राइसिस से हमारा ये लेसन जो है ना री इन्फोर्स हो गया है। नंबर 5 पे जी पाकिस्तान के लिए चाइना का जो स्टांस है उसके इम्प्लीकेशन होंगे पाकिस्तान के ऊपर। जो चाइना रशिया की अलायंस है अगेंस्ट यूएसए लेड वेस्टर्न वन, और साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उन पे जो है अनकंफर्टेबल पोजीशन में वो प्लेस हो जाते हैं कि आप कौन सी चॉइस साइड की तरफ जाएंगे। अब एक एक साइड है अगर क्लोज हो जाती है अलायंस ज़्यादा रशिया और चाइना की, और दूसरी तरफ है यूएसए लेड वेस्टर्न अलायंस, तो फिर एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में हो जाते हैं साउथ एशिया के सारे कंट्रीज़ कि आप अब कौन से साइड को चूज़ करेंगे। एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में प्लेस हो जाता है पाकिस्तान चाइना की वजह से। ये एक इम्प्लीकेशन है पाकिस्तान के लिए। हमें बैलेंसिंग एक्ट की तरफ जाना है, पॉलिसी हमने न्यूट्रल पॉलिसी किस तरह से हम उसको मेंटेन कर पाएँ, किसी एक को जो है आप नाराज़ भी ना करें और अपनी फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट भी करते रहें। ये पाकिस्तान के लिए इस इन्वेजन का इम्पैक्ट है और चैलेंज क्रिएट होता है। ये पॉसिबल सिनेरियो क्या है यूक्रेन के लिए आफ्टर रशियन इन्वेजन, वॉर कैसे एंड होगी। मल्टीपल अजम्पशंस हैं। रशिया आसानी से अपनी फोर्सेस तो विड्रॉ नहीं करेगा, अगर करेगा तो वो डिफीट अपनी कबूल कर लेगा, जो कि फिर प्यूटिन के जो है एडवेंचर्स को देखते हुए लेस लाइकली लगता है। तो एक सिनेरियो ये है कि रशिया की मिलिट्री सक्सेस वहाँ पे हो जाए जैसे अमेरिका की अफगानिस्तान में इराक में हुई थी, लेकिन उसके बाद रशिया डिस्कवर करेगा कि बैटल फील्ड पे विक्ट्री हासिल करना आसान है, उसके बाद ऑक्यूपेशन को मेंटेन करना मुश्किल है। जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में गोरिल्ला वारफेयर को फेस किया, तो हो सकता है हाइपर नेशनलिज्म की वजह से वहाँ पे यूक्रेन के लोग भी आर्म्ड मिलिशिया में तब्दील हो जाए। अगर रशिया मिलिट्री सक्सेस हासिल करता है तो वो उनसे लड़ते रहें। दूसरा पॉसिबल ये है कि कोई जो है कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड हो जाए बाकी कंट्रीज़ में। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकल के आ जाए, जो कि फिर दुनिया में ज़्यादातर कंट्रीज चाहते हैं कि बायलैटरल टॉक्स के ज़रिए ही इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए, वॉर को एंड किया जाए। ये पॉसिबल सिनेरियोज हमें नज़र आते हैं। अच्छा जी, इस पूरी डिस्कशन को हम कंक्लूड इस तरह से कर सकते हैं कि थिंग्स विल कंटिन्यू टू बी कॉम्प्लिकेटेड अनलेस Russia does not accept that USSR is a history
and its former components are free to chart their own destinies. एक पॉइंट ये कि चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती रहेंगी अगर रशिया यूएसएसआर को हिस्ट्री कबूल नहीं करता कि यूएसएसआर जो था सो था और उसके जो बाकी जो हिस्से थे उनका अभी आज़ाद रहना उनको कबूल कर ले, वो अपनी डेस्टिनीज खुद तय करें। अगर रशिया ये एक्सेप्ट नहीं करता तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती रहेंगी। दूसरा, जब तक नेटो अपनी कोल्ड वॉर मेंटलिटी से बाहर नहीं आता और रशिया को सारी साइड से सराउंड करता रहेगा, तब तक चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती रहेंगी। यानी दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक, रशिया जब तक ये एक्सेप्ट ना करे कि यूएसएसआर पास्ट था और जो यूएसएसआर से के टूटने के बाद कंट्री बने वो अब आज़ाद हैं और अपना फॉरेन पॉलिसी में तय करेंगे कि वो किसके साथ जुड़ना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। जब तक रशिया ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक भी चीज़ें ख़राब होंगी, और जब तक नेटो कोल्ड वॉर मेंटलिटी से बाहर नहीं आता, रशिया को सराउंड करता रहेगा, तब तक भी चीज़ें ख़राब होती रहेंगी। देखें जी, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वार्स जो हैं वो हिस्ट्री बनाती हैं, which can change the entire course of mankind, given that this war will surely change the world. ये यहाँ पे इस नोट पे हमारी डिस्कशन कंक्लूड होती है, क्योंकि वॉर्स चेंज करती हैं कोर्स ऑफ मैनकाइंड, और दिस वॉर विल श्योरली चेंज द वर्ल्ड। वो फॉर बेटर है या फॉर बैड है वो बाद में पता चलेगा। अच्छा, अब हम स्टार्टिंग में जाते हैं कि हमारी आज की डिस्कशन ये जी थी। हमारी आज की डिस्कशन, जनरल इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, रशिया का इन्वेजन, यूक्रेन का क्या फैक्टर्स थे, अजम्पशंस क्या हैं, पुतिन के ऑब्जेक्टिव, ब्रॉडर इंटरेस्ट क्या है रशिया के यूरोप में, वेस्ट रशिया की डिमांड्स को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, इंटरनेशनल एक्टर्स का क्या रिएक्शन है, इमीडिएट जो है इम्पैक्ट्स क्या हैं, फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं और ऑन गोइंग इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इंडिया वाला क्यों पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहा है रशिया को, पाकिस्तान पे इसका क्या असर पड़ा है, पॉसिबल सिनेरियोज क्या हैं यूक्रेन के लिए। कंक्लूजन में हमने ये नोट छोड़ा कि गिवन दैट wars change the entire course of mankind, this war will surely change the world। और यहीं पे हमारी डिस्कशन कंक्लूड होती है। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।